धीरज के मुक्के के बाद नील के बदन में गर्म धारा फैल गई, जिससे उसका पूरा शरीर गर्म हो गया। अब उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। इसके विपरीत उसे एक अत्यंत सुखदायक अनुभूति हुई। आखिर ये चल क्या रहा है? नील अवाक रह गया। वो मन ही मन इसे समझने की कोशिश कर रहा था। क्या ये गर्म धाराएं मेरे शरीर को साफ कर रही हैं? ऐसी दवा मिलना दुर्लभ है जो किसी के शरीर को शुद्ध कर सके। सुंदरनगर की दिव्य स्वर्गीय गोली जैसी अद्भुत औषधि ही व्यक्ति के शरीर को साफ कर सकती है, लेकिन दिव्य स्वर्गीय गोली जैसी दवा बेहद दुर्लभ और कीमती थी। नील के शरीर को साफ करने वाली गर्म धारा बिना किसी कारण के प्रकट हुई थी। वो कुछ देर तक जमीन पर पड़े हुए ही इस पर विचार करता रहा, लेकिन जल्द ही उसे कल रात की घटना याद आ गई। अपने शरीर को हथियार की तरह प्रयोग करो। उसे याद आया कि किस तरह लोहार हथियार को पीट पीट कर मजबूत और संतुलित बनाता है, जैसे कल उसे बार बार पवित्र श्वेत अग्नि में तपाकर मजबूत बनाया गया था। उसने ये भी महसूस किया कि अब उसका शरीर नश्वर स्तर के हथियार जैसा ही था। उसने मन ही मन विचार किया, उच्च श्रेणी यानी सबसे बेहतरीन हथियार को पूरी तरह से संतुलित होना चाहिए। क्या ये विचार सही नहीं है? यही विचार विमर्श करते हुए उसे एक शानदार ख्याल सूझा। इस तरह से पीटे जाने पर और भी गर्म धारा बनेगी जो मेरे शरीर को शुद्ध करने में मदद करेगी। इस तरह से पिटना तो दिव्य स्वर्गीय गोली खाने के बराबर है। ये सोचकर नील का दिल उत्साह से भर गया। अपने विचार का परीक्षण करने के लिए नील उठ गया और धीरज ने तुरंत ही उसे एक और मुक्का जड़ दिया। इस बार भी गर्म धारा उसके शरीर में प्रवाहित हुई और उसे कोई चोट नहीं लगी, इसलिए वो हर बार धीरज का मुक्का खाने के लिए खड़ा हो जाता, लेकिन साथ ही उसने ऐसा अभिनय किया जैसे उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा हो। नील बार बार चोट के कारण गिरता और फिर जल्दी से खड़ा होने की कोशिश करने लगता। धीरज ने जब नील को बार बार उठते देखा तो हैरानी में उसने अपने चेहरे पर एक अजीब सा भाव प्रकट किया। उसने तो सोचा था कि इतनी मार खाकर नील अपंग हो जाएगा, लेकिन नील मार खाने के बाद हर बार खड़े होने में कामयाब हो जाता था। इससे धीरज को हैरत के साथ साथ बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। तुम मार खाने में बहुत अच्छे हो, लेकिन अब मेरा अगला मुक्का खाकर दिखाओ। ऐसा कहते ही धीरज ने पूरी शक्ति के साथ नील को एक और जोरदार मुक्का दे मारा। उस मुक्के की शक्ति से नील मानो हवा में ही उड़ गया और 5 मीटर दूर जाकर जमीन पर लुढ़का, जैसे कि वो रेत का कोई बोरा हो। फिर भी वो बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। हर बार की तरह इस बार भी एक गर्म धारा उसके शरीर में फैल गई। वो गर्म धारा एक छोटे सांप की तरह उसके अंगों में घुस गई और फिर उसके मूलाधार चक्र से होते हुए उसके अंगों को शुद्ध और मजबूत करने लगी। ये अद्भुत एहसास है। नील ने महसूस किया जैसे वो गर्म गुनगुने पानी से स्नान कर रहा है। उसे पूरे शरीर में एक सुखदायक ऊर्जा महसूस हो रही थी। जितनी ऊर्जा उसके शरीर में आगे बढ़ती जा रही थी, उसे उतना ही हल्का महसूस हो रहा था। मारो, धीरज बोला। देखते हैं तुम कब तक मेरे मुक्के को झेल सकते हो। धीरज किसी पागल की तरह नील को पीट रहा था। धीरज के मुक्कों से मिल रही ऊर्जा ने नील के शरीर की पवित्रता को और बढ़ा दिया। धीरज मूल रूप से नील के लिए कड़ी मेहनत करने वाला एक लोहार था, जो नील को खत्म करने के लिए अपने मुक्के का उपयोग कर रहा था। लेकिन नील तो इससे बहुत खुश था, क्योंकि वो अंदर ही अंदर अपनी ताकत को बढ़ता हुआ महसूस कर रहा था। धीरज उसे काफी देर तक पीटने के बाद आखिरकार रुक गया और नील को देखते हुए हांफने लगा। इस घटना से वो पूरी तरह से चौंक गया, क्योंकि उसने सुना था कि नील मार खाने में बहुत अच्छा है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि नील इतना मजबूत होगा और इतने मुक्के खाने के बाद भी वापस अपने पैरों पर खड़ा होने में सक्षम होगा। धीरज को इस बात का अंदाजा नहीं था कि भले ही नील का शरीर इस समय कमजोर लग रहा था, जैसे कि वो बुरी तरह से घायल हो, लेकिन वो सब नील का नाटक था। वास्तव में नील शक्ति से भरा हुआ था और गर्म धारा के कारण शरीर के शुद्ध होने की अद्भुत भावना का आनंद ले रहा था। जिस किसी ने भी यह दृश्य देखा, उसने सोचा कि नील मूर्ख है। वहां मौजूद लोगों ने सोचा कि अगर वो उठ नहीं पा रहा है तो उसके लिए यही अच्छा होगा कि वो उठने की कोशिश ही ना करे। कम से कम इस तरह उसे वापस कारागृह भेजा जा सकता है और उसे एक दिन आराम करने का मौका मिल सकता है। इस तरह से मार खाने के लिए बार बार उठना मूर्खता से ज्यादा कुछ नहीं है। उन्होंने सोचा, इतने समय तक प्रशिक्षण सहायक रहने के बाद क्या उसे मार खाने की लत लग गई है? आखिरी बार गिरने के बाद नील नहीं उठा। वास्तव में वो रुकना नहीं चाहता था, क्योंकि इस पिटाई से उसके शरीर की अशुद्धियों की सफाई हो रही थी। लेकिन अगर वो इस तरह से बार बार उठता रहेगा तो बाकी लोग उस पर शक कर सकते हैं। ऐसे में उसने फैसला किया कि अगली पिटाई के लिए वो कल तक का इंतजार करेगा। धीरज ने देखा कि नील अब उठने में कामयाब नहीं हो पा रहा है, तो उसने राहत की सांस ली। यदि वो फिर से उठ जाता तो धीरज को बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ती। शाम का वक्त, नील लंगड़ाते हुए वापस कारागार में चला गया। लेकिन जब सुंदरनगर के नौकरों ने कोठरी का दरवाजा बंद किया तो वो मुस्कुराया
और तुरंत अपनी सामान्य अवस्था में आ गया। अभी नील को कुछ याद आया जिससे वो हैरान रह गया। वो चौंक कर खुद से ही बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? दिन भर की पिटाई के बाद जब नील कारागृह में आता है तो उसे उसके घाव ठीक करने के लिए हमेशा की तरह कुछ गोलियां दवा के रूप में दी जाती हैं। लेकिन कारागार प्रभारी बिरजू आज भी दिखाई नहीं दिया। नील ने मन ही मन सोचा, लगता है बिरजू उस दिन के बाद से मुझसे डरने लगा है। ये सोचते हुए उसने अपना सिर हिला दिया। वो अच्छी तरह से जानता था कि बिरजू जैसे बदमाश कैसे होते हैं। वो इस बात को इतनी आसानी से भूल जाने वालों में से नहीं है। नील को न जाने क्यों ये एहसास हुआ कि बिरजू उसे नुकसान पहुंचाने के लिए जरूर कोई योजना बना रहा होगा। कुछ देर विचार करने के बाद वो खुद से ही बोला, उसे छोड़ो, मुझे बस उसके जैसे बदमाशों से सावधान रहने की जरूरत है। नील ने सैनिकों द्वारा दी गई गोलियां एक तरफ फेंक दी। उसे अब इन सस्ती गोलियों की कोई जरूरत नहीं थी, बल्कि अब तो उसके शरीर की स्थिति पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो गई थी। वो आज सारा दिन पिटता रहा। न जाने कितनी ही बार वो गिरा और फिर से गिरने के लिए खड़ा हुआ था। इस कारण उसका शरीर गंदा हो गया था। उसने जल्दी से अपने कपड़े उतारे और पानी के टब से एक जग पानी निकालकर अपने ऊपर उड़ेल दिया। साफ पानी उसके सर से नीचे जाने लगा, लेकिन वो जमीन तक पहुंचने से पहले ही कीचड़ की तरह गंदा हो गया। उस गंदे पानी में कुछ सफेद अशुद्धियां थी, जिन्हें देखकर नील मन में बोला, लगता है गर्म धारा मेरे शरीर की अशुद्धियों को बाहर निकालने में काफी मददगार साबित होगी। जैसा कि शास्त्रों में भी बताया गया है कि किसी भी साधक के लिए शरीर को शुद्ध और मजबूत बनाना कितना आवश्यक है, क्योंकि इसके बाद ही वातावरण में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा को ग्रहण करने में कामयाब हुआ जा सकता है। योग शास्त्र में भी इस तरह की अनेक क्रियाएं, कड़े अभ्यास और साधनाएं बताई गई है। शरीर को शुद्ध करने की एक शोधन प्रक्रिया होती है। आप पहले अपनी त्वचा को शुद्ध करते हैं, फिर मांस को, फिर हड्डियों को, फिर अंदरूनी अंगों को और आखिर में अपने अस्थि मज्जा यानी हड्डियों के अंदर के मुलायम पदार्थ को शुद्ध शक्ति प्रदान करके ताकतवर बनाया जाता है। जैसे कि मूलाधार चक्र से किसी के मांस की अशुद्धियों को बाहर निकालकर उसे मजबूत बनाया जाता है, फिर स्वादिष्टान चक्र से हड्डियों की अशुद्धियों को बाहर निकाला जाता है। एक बार जब आप अपने शरीर के भीतर की सभी अशुद्धियों को निकाल देते हैं तो आपका सामान्य शरीर कहीं अधिक मजबूत और उन्नत बन जाता है। नील वायुपुत्र और अन्य लोगों के बीच मुख्य अंतर यह है कि दूसरों को अपने शरीर की अशुद्धियों को बाहर निकालने के लिए कड़े अभ्यास और साधना की आवश्यकता होती है। यह प्रक्रिया बहुत धीमी होती है, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा समय लगता है। लेकिन नील को अपने शरीर के भीतर की अशुद्धियों को बाहर निकालने के लिए बस जमकर पिटने की जरूरत है, जिससे उसके शरीर से अशुद्धियां कई गुना तेजी से बाहर निकल सकती हैं। नील पहले से ही मूलाधार चक्र के शिखर पर पहुंच गया था, लेकिन वो पिछले 3 वर्षों से पर्याप्त अभ्यास और साधना न कर पाने के कारण इससे आगे नहीं बढ़ पा रहा था। आज की पिटाई के बाद उसे लगा जैसे उसके शरीर में काफी बदलाव आ गया है। उसका मांस अब चमत्कारी रूप से शुद्ध हो गया था। उसने फर्श पर फैली काली अशुद्धियों में हल्की सफेद अशुद्धियों को भी देखा। उसके मांस से निकली अशुद्धियां काले रंग की थी, जबकि उसकी हड्डियों से निकली हुई अशुद्धियां सफेद रंग की थी। ये इस बात का प्रमाण था कि वो अब स्वादिष्टान चक्र में पहुंच गया था। नील पिछले 3 सालों में शायद आज पहली बार उत्साह से भरा हुआ था। उसका हौसला बुलंद था। उसने एक खूबसूरत मुस्कान के साथ राहत भरी एक लंबी सांस ली और फिर कुछ विचार करके अपनी शक्ति की जांच करने का फैसला किया। नील ने अपनी संपूर्ण शक्ति नंदी सहस्त्र मुष्टिका में प्रसारित कर दी और फिर उसने हवा में एक मुक्का मारा। उस मुक्के से एक विस्फोटक ध्वनि उत्पन्न हुई और उससे निकलने वाली तेज हवा पूरे कारागार में फैल गई, जिससे वहां मौजूद दिया बुझ गया। वो कोठरी बहुत छोटी सी थी। उसके पास अपनी ताकत का परीक्षण करने के लिए कोई सहायक या यंत्र भी नहीं था और वो दूसरों का ध्यान अपनी ओर नहीं खींचना चाहता था, वरना उसके लिए मुश्किलें और भी बढ़ सकती थी। फिर भी उसे अपने मुक्के में उस शक्ति का अनुभव हुआ जो उसे आज तक महसूस नहीं हुआ था। उसने हैरान होकर अपने हाथों को देखा और खुद से ही बड़बड़ाया, मेरी शक्ति अब स्वादिष्ठान चक्र तक पहुंच चुकी है। नील अपने शक्ति प्रदर्शन से बहुत खुश था और इस उत्साह के कारण उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। आखिर में वो काफी देर बाद केवल 2 घंटे के लिए सो पाया, लेकिन उसके बावजूद भी वो ऊर्जा और जोश से भरा हुआ महसूस कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ रात के अंधेरे में एक सोची समझी चाल के तहत बिरजू एक सैनिक से मिलने आता है और उसे रिश्वत की रकम देते हुए कहता है, मालूम है ना, कल उसे प्रशिक्षण स्थल न ले जाकर तुम्हें उसे कहां लाना है। रिश्वत को अपनी टोपी में छुपाते हुए सैनिक बोला, चिंता मत करो बिरजू, तुम्हारा काम हो जाएगा। अगली सुबह एक नौकर ने कारागृह का ताला खोला और नील को बाहर लाने से पहले उसे बेड़ियां पहना दी। स्वादिष्ठान चक्र में प्रवेश करने के बाद नील के शरीर में कई बदलाव आए थे, लेकिन उन्हें जाहिर तौर पर देख पाना या शब्दों में बयां करना मुश्किल था। मगर सूक्ष्मता से उसकी गतिविधियों पर ध्यान दिया जाए तो उसमें हुए परिवर्तनों का अंदाजा लगाया जा सकता था।
नौकरों के पीछे चलते हुए नील ने महसूस किया कि जिस रास्ते पर वो चल रहा था वो रोज से अलग है। नौकर उसे प्रशिक्षण स्थल के बजाय कहीं और लेकर जा रहे थे। नील ने चारों ओर देखा तो उसे याद आया कि ये रास्ता राजमहल के अंदरूनी हिस्सों तक जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे नौकर उसे राजमहल के पीछे वाले हिस्से में ले जा रहे हैं। नील ने तुरंत अपनी भौहें चढ़ा ली। उसके चेहरे पर शिकन दिखाई दी, लेकिन फिर भी उसने एक भी शब्द नहीं कहा और इंतजार करने लगा कि आगे क्या होगा। क्या नील आ चुका है अपने दुश्मनों की नजर में? क्या उसके शक्तिशाली होने की भनक लग चुकी है उसके धूर्त चाचाओं को, या फिर बात कुछ और है? बिरजू कौन सी चाल चलने की फिराक में है? नौकरों के पीछे चलते हुए नील ने महसूस किया कि जिस रास्ते पर वो चल रहा था वो रोज से अलग है। नौकर उसे प्रशिक्षण स्थल के बजाय कहीं और लेकर जा रहे थे। नील ने चारों ओर देखा तो उसे याद आया कि ये रास्ता राजमहल के अंदरूनी हिस्सों तक जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे नौकर उसे राजमहल के पीछे वाले हिस्से में ले जा रहे हो। नील ने तुरंत अपनी भौहें चढ़ा ली। उसके चेहरे पर शिकन दिखाई दी, लेकिन फिर भी उसने एक भी शब्द नहीं कहा और इंतजार करने लगा। राजमहल के पीछे वाले हिस्से में आए नील को काफी समय हो गया था। चलते चलते उसने आसपास नजर घुमाकर देखा। यह हिस्सा बहुत बदल गया था। वहां कुछ नए भवन बनाए गए थे और उनके सामने एक छोटा सा तालाब था जिसे पार करने के लिए एक छोटा सा पुल भी बना हुआ था। नई इमारत काफी भव्य लग रही थी। सभी नई इमारतें ऊंची छतों वाली दिखाई पड़ रही थी और दीवारों पर सुनहरे रंग से कुछ खूबसूरत कलाकृतियां बनाई गई थी। नौकर नील को तालाब वाले बगीचे के बाद एक पतले से रास्ते से होते हुए एक भवन की ओर ले जाने लगे। जल्द ही वो उस भवन के आंगन तक पहुंच गए। नील ने देखा कि वहां दो लोग आमने सामने बैठकर चाय की चुस्कियां ले रहे थे। वो दोनों बेहद खुश दिखाई दे रहे थे। नील ने उन्हें देखा और देखकर तुरंत ही पहचान गया। उनमें से एक कारागार प्रभारी बिरजू था जो पिछले कई दिनों से गायब था, और दूसरा रेशमी कपड़े पहने 50 से अधिक की उम्र का एक बूढ़ा आदमी था। इस बूढ़े आदमी का नाम बालकांत था। एक समय पर वो राजमहल का एक मामूली नौकर हुआ करता था। बालकांत की पत्नी एक धात्री यानी दाई थी, जिसे नील के छोटे चाचा यजुवेंद्र ने अपने सबसे बड़े बेटे राजदत्त को दूध पिलाने और उसकी देखभाल के लिए काम पर रखा था। इस वजह से बालकांत के राजदत्त से मधुर संबंध थे और राजदत्त और यजुवेंद्र की चापलूसी करते हुए उसने काफी तेजी से प्रगति कर ली थी। जहां पहले वो एक साधारण रसोइये की तरह काम करता था, वहीं अब उसे एक भोजन प्रबंधक के रूप में पदोन्नत कर दिया गया था। अब उसकी हैसियत बहुत ऊंची हो चुकी थी। यजुवेंद्र और राजदत्त के साथ उसके संबंध के चलते बालकांत की स्थिति पहले से कहीं बेहतर हो गई है। कहते हैं ना, हुस्न मिल जाए तो नजाकत आ ही जाती है। उसका अहंकार भी पहले से कहीं अधिक बढ़ गया था, यहां तक कि अब वो कई अधिकारियों से पंगे लेने से नहीं डरता था। नील ने भी उसके अहंकार के बारे में कई किस्से सुने थे। इससे पहले कि नील आंगन के अंदर प्रवेश कर पाता, उसने कारागार प्रभारी बिरजू को कहते हुए सुना, बाला भैया, आपका घर तो सच में बहुत सुंदर है। लगता है राजकुमार राजदत्त आप पर बहुत भरोसा करते हैं। भरोसा? अरे मैं तो उनके दाहिने हाथ जैसा हूँ। यहाँ तक कि वो मेरी पत्नी को अपनी सगी माँ की तरह सम्मान देते हैं। बालकांत ने अभिमान भरे स्वर में कहा, जिसके जवाब में बिरजू ने बालकांत के अभिमान को रस देते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा बाला भैया आपने। वैसे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो दरवाजे की कलाकृतियों में स्वर्ण पत्र का इस्तेमाल किया गया है ना? बालकांत हंसा और फिर इतरा कर बोला, अरे तुम केवल इन छोटी चीजों पर ध्यान दे रहे हो। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि पूरे दरवाजे में स्वर्ण पत्र तो सबसे सस्ती वस्तु है। इसमें अन्य मूल्यवान वस्तुएं भी लगी हैं। जैसे स्वर्ण पत्र से बने उस शेर को देख रहे हो, उसकी आंखें दुर्लभ नीलम से बनी है। यहाँ तक कि घर की दीवारों पर पन्ना और हीरे जैसे बहुमूल्य रत्न भी लगे हैं। इस पर बिरजू ने एक एक करके प्रत्येक कलाकृति का मूल्यांकन किया। फिर उसने थोड़ी निराशा व्यक्त करते हुए कहा, बाला भैया, आपका घर तो एकदम सही है, लेकिन अभी भी इसमें कुछ कमी है। बिरजू के ऐसा कहने पर बालकांत एक पल के लिए चौंका, लेकिन फिर उसने मुस्कुराते हुए शालीनता से पूछा, मेरे पास यहाँ सब कुछ है, मुझे भला किस चीज की कमी हो सकती है? बिरजू मुस्कुराया और चापलूसी के मक्खन में अपने शब्द लपेट कर बोला, अब आप राजमहल के महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए हैं, लेकिन आपकी देखभाल करने के लिए अच्छे नौकरों की कमी है। आपको किसी समझदार और मेहनती नौकर की जरूरत है जो आपके दैनिक कार्यों में आपकी मदद कर सके। मेरे पास इस काम के लिए बिल्कुल सही व्यक्ति है। सच में? वो व्यक्ति कौन है? बालकांत ने उत्सुकता से पूछा, जिस पर बिरजू ने घर के प्रवेश द्वार की ओर इशारा किया और बोला, बाला भैया देखो, वो रहा। बालकांत ने नजर घुमाकर देखा तो सामने नील था। उसके सामने हथकड़ियों में बंधा सुंदर नगर का पूर्व युवराज खड़ा था। वो भला इस व्यक्ति को क्यों नहीं पहचानेगा?
नील वायुपुत्र की घूरती हुई नजरों से जब बालकांत की नजरें मिली तो एक अजीब सी घबराहट के मारे या आश्चर्यचकित होने की वजह से अचानक ही उसे खांसी आ गई, लेकिन फिर तुरंत ही उसने खुद को संभाला। घर के प्रवेश द्वार पर खड़ा होकर नील बालकांत और बिरजू की बातचीत को सुन रहा था। बिरजू की बातें सुनकर अचानक से उसके दिल में गुस्सा फूट पड़ा। उसका खून उबलने लगा। इन कुत्तों की इतनी हिम्मत कैसे हुई? लगता है ये दोनों कुछ ज्यादा ही अभिमानी हो गए हैं। ये सच है कि नील अब युवराज नहीं है, उसे गुलाम बना दिया गया है, लेकिन बिरजू के पास उसे बालकांत का नौकर बनाने का कोई अधिकार नहीं था। आखिरकार वो सुंदरनगर का पूर्व युवराज था। इसके अलावा बालकांत राज परिवार का सदस्य भी नहीं था जो उसे नील को आदेश देने का अधिकार हो। नील ने अपने हाव भाव से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन इस वक्त वो अंदर ही अंदर गुस्से में उबल रहा था। इस बिरजू के बच्चे में इतना साहस कि वो बालकांत को सुझाव दे कि वो मुझे अपना नौकर बना ले, असंभव। बालकांत ने नील को घूरते हुए उसकी वर्तमान परिस्थिति के बारे में सोचा। जल्द ही उसके झुर्रीदार चेहरे पर एक दुर्भावनापूर्ण मुस्कान आ गई। मेरी दिनचर्या का ध्यान रखने के लिए इस बच्चे को नियुक्त करना एक बुरा विचार नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता कि छोटे मालिक राजदत्त इसे स्वीकार करेंगे या नहीं। अरे आप चिंता मत करिए बाला भैया, आखिरकार आप सुंदरनगर के एक महत्वपूर्ण अधिकारी है। अगर आप चाहे तो नील को सिर्फ एक बार कहकर ही आपके निवास पर बुला सकते हैं। वैसे भी वो एक मामूली गुलाम है, जहाँ उसे रोज मार खानी पड़ती है। क्या उसके लिए यहाँ नौकर बनना ज्यादा आरामदेह नहीं होगा? इसे अपने पास काम पर रखकर आप इस पर परोपकार करेंगे बाला भैया। कहते हुए बिरजू ने बालकांत को चने के झाड़ पर चढ़ा दिया। इस बात पर बालकांत ने सहमति जताते हुए अपना सिर हिलाया। बालकांत सबसे निचले वर्ग से ऊपर पहुंचा था। उसे सबसे ज्यादा मजा अपनी पहचान और रुतबे का रौब झाड़ने में आता था। अब जब सुंदरनगर का पूर्व युवराज व्यक्तिगत रूप से उसके लिए सफाई का काम करेगा, फिर तो हर कोई उसे देखकर जल भुन जाएगा। यही सब सोचकर बालकांत मन ही मन खुश हो रहा था। उसकी छाती अभिमानी सांसों से भर चुकी थी। यकीन मानो आपको इसका पछतावा नहीं होगा। बिरजू ने सिर हिलाया और नील को अंदर लाने के लिए नौकरों को इशारा किया। नौकरों ने उसे पकड़कर अंदर लाना चाहा, लेकिन नील अपनी जगह पर ही डटा रहा। नौकरों के पूरी ताकत से खींचने के बाद भी वो एक इंच भी नहीं हिला। नील, मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ ताकि तुम बाला भैया के लिए काम करो। यहाँ रोज तुम्हें खाने के लिए लजीज खाना और पीने के लिए अच्छी शराब मिलेगी। बिरजू ने ऐसे भाव दिखाए जैसे कि वो नील पर कोई बहुत बड़ा एहसान कर रहा हो। नील की आंखें गुस्से में चमक उठी और वो जोर से दहाड़ा, बालकांत, बिरजू! यहां तक कि चाचा यजुवेंद्र ने भी कभी मुझसे इस तरह से बात करने की हिम्मत नहीं की। और फिर तुम दोनों की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि राज परिवार के एक सदस्य को अपना नौकर बनाने की सोच रहे हो? अबे सोच नहीं रहे हैं, नौकर बना लिया है। चल अब बकवास बंद कर और काम पर लग जा। बालकांत के ये अपमान भरे शब्द सुनकर नील वायुपुत्र ने शेषनाग की तरह गुस्से भरी फुफकार छोड़ी और अपने दोनों हाथों को झटका दिया। अचानक से उसके हाथों में बंधी जंजीरें टूटकर बिखर गई। नील को यहां लाना बिरजू की सोची समझी चाल थी। वो चाहता था कि बालकांत खुद नील से निपटे। अभी अभी जिस तरह से नील वायुपुत्र ने प्रतिक्रिया दी थी, उसे देखकर बिरजू को लगा कि उसका आधे से ज्यादा काम पूरा हो गया है। अब अगर कोई गुलाम खुद कदम बढ़ाकर आप पर हमला करे तो किसी भी सम्मानित व्यक्ति के लिए यह असहनीय बात होगी। बिरजू को लगा कि इस बार नील इतनी बुरी तरह पिटा जाएगा कि वो चलने के भी काबिल नहीं रहेगा। जब बालकांत ने नील को अपनी ओर आते देखा तो उसने अपनी आंखें झपकाई और अकड़ के साथ बोला, नील, अपनी वर्तमान पहचान को मत भूलो। तुम बस एक निचले दर्जे के गुलाम हो, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि राज परिवार से बेदखल करके तुमसे तुम्हारी पहचान भी छीन ली गई है। मेरी सेवा करना तुम्हारे लिए सम्मान की बात होनी चाहिए। नील ने बालकांत के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, जिससे वो सर के बल दूसरी तरफ जा गिरा। बालकांत ने किसी तरह खुद को संभाला और कहना जारी रखा, नील, तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम विद्रोह करना चाहते हो? दंड संहिता के नियमों के अनुसार तुम्हें इसके लिए भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। नील वायुपुत्र ने उसका उपहास किया और उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए बोला, दंड संहिता के नियम? मैं एक नौकर जो राज परिवार का हिस्सा भी नहीं है, मेरे सामने दंड संहिता के नियमों के बारे में बात करने की हिम्मत कर रहा है? आज मैं तुमको बताता हूं कि दंड संहिता के नियम क्या है। इतना कहते हुए नील ने अपना हाथ उठाया और बालकांत को मारने के लिए आगे बढ़ा। उसने अपनी संपूर्ण शक्ति को अपने हाथों में प्रवाहित कर लिया। बालकांत ने शांति से कहा। वो चाहता था कि नील उसकी बातों से ही डर जाए। नील, तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो। अगर तुमने मुझे मारा तो छोटे मालिक तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम सिर्फ एक गुलाम हो। तुम्हारे पास राज परिवार की कोई शक्ति नहीं है, इसलिए तुम्हारे मारे जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि बालकांत की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी
कि तभी नील का एक और जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ गया। स्वादिष्टान चक्र में प्रवेश करने के बाद नील की शक्ति दुगनी हो गई थी। हालांकि ये थप्पड़ उसने अपनी पूरी ताकत से नहीं मारा था, लेकिन फिर भी ये बालकांत जैसे इंसान के घमंड को तोड़ने के लिए बहुत था। बालकांत का चेहरा पीला पड़ गया और उसके गाल पर नील की उंगलियों के निशान उभर आए। ये थप्पड़ इतना जोरदार था कि उसका आधा चेहरा सूजकर किसी सुअर की तरह लग रहा था। नील वायुपुत्र ने एक झटके में बालकांत की गर्दन दबोची और दूसरे हाथ को अगले थप्पड़ के लिए उठाते हुए कहा, दंड संहिता के नियम के अनुसार जो दूसरों की निंदा करता है और बिना किसी वजह के दूसरों को परेशान करता है, वो दंड का पात्र है। दंड संहिता के नियमों के अनुसार जो दूसरों पर अत्याचार करता है, वो दंड का पात्र है। दंड संहिता के नियम के अनुसार हर बार जब नील की हथेली लहराती तो खून के छींटे हवा में फैल जाते। जिस किसी ने भी ये दृश्य देखा उसका दिल कांप उठा। नील वायुपुत्र को गुलाम बनाकर उसे प्रशिक्षण सहायक बना दिया गया, लेकिन उसने कोई विरोध नहीं किया। उसने हर ज्यादती बर्दाश्त की। तो भला अब वो लड़ने की हिम्मत कैसे कर रहा है? यही सोचते हुए कोने में खड़ा बिरजू हैरान होकर आंखें और मुंह फाड़े नील वायुपुत्र द्वारा बालकांत की पिटाई होते देख रहा था और सोच रहा था कि अब वो अपने बचाव में क्या करे। क्या नील वायुपुत्र ने इस तरह राज परिवार के खास आदमी को मारकर गलती कर दी है? क्या करेगा अपने बचाव में बिरजू, या हो जाएगा वो नील वायुपुत्र के गुस्से का शिकार? नील वायुपुत्र बालकांत को बुरी तरह से पीट रहा था। यह नजारा देखने के लिए वहां पर राज परिवार के बहुत सारे बच्चे इकट्ठा हो गए थे। उन सभी बच्चों ने यह दृश्य देखा तो वो सभी हैरान और चकित रह गए। साथ ही उन्हें थोड़ी राहत भी महसूस हुई। बालकांत हमेशा से राजदत्त के साथ अपने संबंधों की वजह से खूब मनमानी करता था और ऐसा व्यवहार करता था जैसे कि वो खुद सुंदर नगर का मालिक हो। वहां मौजूद कई सारे बच्चों के साथ बालकांत ने बुरा व्यवहार किया था, इसलिए वो बच्चे आज उसकी ऐसी हालत देखकर बहुत खुश थे। लेकिन वो सभी जानते थे कि बालकांत की राजदत्त के साथ अच्छी बनती है और उसी की वजह से वो इतना हवा में उड़ता है। जब इस घटना के बारे में राजदत्त को पता चलेगा तो वो किस तरह की प्रतिक्रिया देगा, ये देखना सभी के लिए दिलचस्प होगा। लगता है नील ने गुस्से में आकर गलत कदम उठा लिया है। अब राजदत्त उसे इतनी आसानी से माफ नहीं करेगा, एक बच्चा बोला, जिसके जवाब में दूसरे बच्चे ने कहा, तुम माफ करने की बात कर रहे हो? मुझे तो लगता है कि वो तो नील की जान ही ले लेगा। सभी को नील के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। नील ने कुछ दर्जन भर थप्पड़ मारे और फिर रुक गया। बालकांत का चेहरा मांस और खून से लथपथ हो गया था। उसके सफेद बाल पूरी तरह से बिखर गए थे। उसके चेहरे की हालत ऐसी हो गई थी कि उसे पहचानना भी मुश्किल था। नील के रुकने के बाद बालकांत ने कांपते हुए अपने गालों पर हाथ रखा और अस्पष्ट शब्दों में कहा, तुम रुको। बालकांत की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि नील ने उसे एक और थप्पड़ मारा और उसे घूर कर देखने लगा, जैसे कि वो उसे चुनौती दे रहा हो कि जरा एक और शब्द बोलकर दिखाओ। नील का प्रचंड रूप देखकर बालकांत ने अपनी नजरें नील पर से हटा ली और अपना सर झुका लिया। बालकांत को सबक सिखाने के बाद नील की नजर दूसरी तरफ गई। वहीं बिरजू डर और अविश्वास में नील को देख रहा था। हालांकि जब उसने देखा कि नील उस पर हमला नहीं कर रहा है तो वो राहत की सांस लिए बिना नहीं रह सका, लेकिन फिर भी वो 2 कदम पीछे चला गया और फिर उसने कहा, नील, तुम बस एक गुलाम हो। गुलाम हूं तो क्या हुआ? नील वायुपुत्र ने कदम बढ़ाते हुए कहा। मुझसे ऐसी बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? भूलो मत कि मेरी हैसियत तुमसे कहीं बड़ी है। बिरजू ने अभिमान भरे स्वर में कहा। कभी कभी लोग अपना डर छुपाने के लिए भी अभिमान का प्रदर्शन करते हैं। नील के अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास नजर आ रहा था। वो हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारी हैसियत मुझसे बड़ी है या छोटी? मेरा पूरा नाम नील वायुपुत्र है, ये तुम्हें नहीं भूलना चाहिए। भले ही इस वक्त मैं एक दास हूं, लेकिन फिर भी मैं एक वायुपुत्र ही रहूंगा। शायद तुम्हें एहसास नहीं कि मैं तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर हूं और इस संसार में जिसके पास ज्यादा शक्ति होती है वही बड़ा माना जाता है। नील बात करते हुए एक झटके में बिरजू के पास पहुंच गया और उसने उसे गले से पकड़ लिया। उसकी वर्तमान ताकत के आगे बिरजू किसी बच्ची की तरह था। इसके बाद तो नील ने उस पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। हर थप्पड़ की आवाज के साथ बिरजू का चेहरा और भी बदतर होता जा रहा था। उसे अपने चेहरे पर ऐसी जलन महसूस हुई मानो किसी ने उस पर तेजाब डाल दिया हो और वो दर्द में बिलखने लगा। अंत में नील, जो बिरजू को जी भरकर पीट चुका था, बालकांत के पास गया और बोला, आज मैंने तुम्हें जो सिखाया है उसे हमेशा याद रखना। किसी की हैसियत देखकर नहीं, बल्कि उस व्यक्ति का चरित्र देख के सम्मान किया जाता है। आखिरकार नील मुड़ा और उस भवन से बाहर चला गया। जब वो दरवाजे पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर बच्चों की जो भीड़ लगी हुई थी, वो सभी बच्चे धीरे धीरे वापस जा रहे थे। जो नौकर नील को यहां पर लेकर आए थे वो भी पता नहीं कहां गायब हो गए थे।
नील ने एक आह भरी और वापस कारागार की ओर चल पड़ा। ऐसा लग रहा था कि वो पूरा भवन किसी तूफान के गुजरने के बाद अब उजड़ चुका है और उस तूफान की चपेट में आए बिरजू और बालकांत वहीं पड़े हुए दर्द में कराह रहे थे। कुछ देर बाद नील के कारागृह में वापस आने के बाद किसी ने भी उसे प्रशिक्षण स्थल तक ले जाने की हिम्मत नहीं की। जब नील ने देखा कि कोई उसे ले जाने के लिए नहीं आया है तो उसने खुद ही वहां जाने का फैसला किया। नील सुंदरनगर के मौजूदा नियमों से बहुत नाखुश था। उसके दोनों चाचा कानून और व्यवस्था बनाए रखने में विफल हो चुके थे, जबकि उनके बेटे तो खुद ही नियमों का उल्लंघन किया करते थे। नील के चचेरे भाई देवदत्त और राजदत्त ने कभी नियमों के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाया। यही कारण था कि उनके सेवकों ने भी नियम से हटकर कार्य करने का साहस किया था, लेकिन सिर्फ इसलिए कि दूसरे लोग नियमों का उल्लंघन करते हैं, इसका मतलब यह नहीं था कि नील उन्हें अनदेखा कर देगा। नील वायुपुत्र अच्छे से जानता था कि एक राज्य में हर वर्ग के लोगों का नियम कानून को मानना सुशासन के लिए कितना जरूरी है। खैर, जब नील वायुपुत्र प्रशिक्षण स्थल पहुंचा तो वहां का माहौल सामान्य से थोड़ा अलग था। सुंदरनगर के लोगों में अब तक ये बात फैल चुकी थी कि किस तरह नील ने भोजन प्रबंधक बालकांत और कारागार प्रभारी बिरजू को सबक सिखाया था। सभी जानते थे कि 3 साल पहले नील को अपराधी घोषित करके गुलाम बना दिया गया था और उसने बिना किसी प्रतिरोध के अपने साथ होने वाले हर दुर्व्यवहार को स्वीकार किया था। सब लोग मानो भूल ही चुके थे कि वो प्रतिभाशाली लड़का कभी सुंदरनगर का युवराज हुआ करता था। वो नील वायुपुत्र की शक्ति को भूल गए थे। ऐसा प्रतापी लड़का जिसने 14 वर्ष से पहले ही अपना मूलाधार चक्र जागृत कर लिया था, लेकिन अब अचानक से उन्हें एहसास हुआ कि वो अब ऐसा व्यक्ति नहीं रहा है जो चुपचाप सब कुछ सह ले। उसने उन ढीठ और घमंडी नौकरों को इसलिए पीटा था क्योंकि उन्होंने राज परिवार के सदस्यों को अपना दास बनाने की कोशिश की थी। भले ही उसके पास कोई अधिकार नहीं है, लेकिन वो अभी भी राज परिवार का वंशज है, एक वायु पुत्र है। इस कारण से जब शिष्यों ने नील को प्रशिक्षण स्थल में आते हुए देखा तो सभी उससे थोड़ा डर गए। जब मुख्य आचार्य ने शिष्यों को अपने अपने सहायक को चुनने का आदेश दिया तो किसी ने भी नील को सहायक के रूप में नहीं चुना। कोई भी नील के गुस्से का शिकार नहीं बनना चाहता था। नील बेबसी के साथ मुस्कुराया। वो ऐसा परिणाम बिल्कुल भी नहीं चाहता था। अभी तो उसे अपने शरीर को और भी मजबूत करने की आवश्यकता थी, जिसके लिए उसे और पिटने की जरूरत थी, लेकिन किसी ने भी उसे चुनने की हिम्मत नहीं की। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। अब वो ये तो नहीं कह सकता था कि मुझे मार खाने का मन कर रहा है, आओ और मुझे मारो। एक के बाद एक सभी सहायकों को चुन लिया गया और नील वहां अकेला खड़ा रह गया। अपनी नाराजगी जाहिर करता हुआ वो मन ही मन बोला, क्या अब सुंदरनगर के योद्धा इतने डरपोक हो गए हैं? फिर वो जल्दी से धीरज के पास गया, जो एक पत्थर की मूर्ति को पूरी तरह से मारकर अपना अभ्यास कर रहा था। नील ने कहा, धीरज, इस पत्थर की मूर्ति को मारना व्यर्थ है, इससे तुम्हें ज्यादा फायदा नहीं होगा। मैं तुम्हें सही तरीके से प्रशिक्षित करने में मदद करूंगा। तेज तरार धीरज भी आज हिचकिचा रहा था। नील ने उसके चेहरे पर संकोच देखकर अपनी छाती थपथपाई और कहा, मैं एक प्रशिक्षण सहायक हूं, इसलिए अभ्यास में तुम्हारी मदद करना मेरा काम है। निश्चिंत रहो, मेरा ये चमड़े का कवच बहुत मजबूत है, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। इतना समझाए जाने के बाद धीरज उसे मना नहीं कर पाया, वरना वो बहुत ही कमजोर दिखता। और शायद असल बात यह थी कि वो नील वायुपुत्र को नाराज नहीं करना चाहता था। आखिरकार अभ्यास शुरू हुआ। धीरज के मन में अभी भी थोड़ा डर था, इसलिए आज उसका मुक्का उतना मजबूत नहीं था जितना उसे होना चाहिए था। हल्के मुक्कों का मतलब था कि नील को वो फायदा नहीं मिलने वाला था जिसकी उसे उम्मीद थी। इन मुक्कों की वजह से नील के शरीर में बहुत ही कम मात्रा में गर्म धारा प्रवाहित हो रही थी, जिसकी वजह से वो बहुत नाराज हो गया और बोला, अपने मुक्के में कुछ ताकत तो लगाओ, ये बहुत कमजोर है। बहुत धीमा, किस बात से डर रहे हो? तुम्हारा मुक्का कल के मुक्कों से बहुत अलग है, लगता है आज खाना खाकर नहीं आए हो। नील ने धीरज को उकसाने की बहुत कोशिश की। प्रशिक्षण स्थल में मौजूद सभी शिष्यों ने जब देखा कि कैसे एक सहायक किसी शिष्य को सिखा रहा है तो वो हैरान हो गए। किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि नील के दिमाग में क्या चल रहा है। वहीं नील की बातों को सुनकर धीरज ने अपनी सभी चिंताओं को दूर कर दिया और फिर नील के मार्गदर्शन या यूं कह लीजिए नील के उकसाने से धीरज ने धीरे धीरे अपना साहस और जोश वापस पा लिया। तेज मुक्के बरसने की आवाजें पूरे स्थल पर गूंजने लगी। अब धीरज पूरी ताकत के साथ नील के शरीर पर प्रहार कर रहा था, जिससे नील के शरीर में गर्म धारा का प्रवाह तेजी से होने लगा। आखिरकार उसकी हड्डियों की अशुद्धियां एक बार फिर से दूर होने लगी। हर मुक्के ने उसकी हड्डियों की ताकत और शुद्धता बढ़ाई। नील के लिए मार खाना दिव्य आशीर्वाद वाली गोलियां खाने जैसा था। इस परिवर्तन से उसे एक खुशी की भावना का एहसास हुआ, जिसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल था। भले ही ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बहुत दर्द में है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत ही खुश हो रहा था। नील को मार खाते हुए 3 घंटे बीत चुके थे।
फिर थोड़ी देर बाद सभी शिष्यों और सहायकों को खुद को फिर से तैयार करने के लिए भोजन की जरूरत थी। इसलिए कुछ नौकर सभी के लिए खाना लेकर आए। हालांकि शिष्यों को शानदार व्यंजन का आनंद लेने का मौका मिलता था, जबकि सहायकों को सूखी रोटी और प्याज के साथ ही गुजारा करना पड़ता था। नील को भी 3 घंटों तक अभ्यास के बाद काफी तेज भूख लग गई थी। इस जोरदार पिटाई की वजह से उसके शरीर की सारी ऊर्जा खर्च हो गई थी। उसने रूखे सूखे खाने के बारे में शिकायत नहीं की, लेकिन जैसे ही वो रोटी का एक टुकड़ा खाने वाला था कि उसे उसकी आंखों के सामने अचानक से एक चांदी की थाली दिखाई दी, जिसके अंदर स्वादिष्ट भोजन और पकवान रखे थे। उस भोजन से ललचा देने वाली सुगंध आ रही थी। नील ने सिर उठाकर देखा तो सामने धीरज मुस्कुराता हुआ अपने हाथ में भोजन की थाली लिए दिखाई दिया। धीरज ने विनम्रता और स्नेह भरे स्वर में कहा, चलो साथ में खाना खाते हैं। नील ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ से भोजन की थाली ली और उस स्वादिष्ट भोजन की सुगंध लेते हुए खाना शुरू कर दिया। उसे तो याद भी नहीं था कि उसने आखिरी बार सामान्य भोजन कब खाया था। ऐसा भोजन करके उसकी आत्मा तृप्त हो गई। उसने धीरज को इसके लिए धन्यवाद दिया, जिसके जवाब में धीरज हल्के से मुस्कुरा दिया। तभी दबी हुई आवाज में धीरज ने फिक्र जाहिर करते हुए कहा, छोटे मालिक, बालकांत को मारने के लिए राजदत्त आपको इतनी आसानी से माफ नहीं करेंगे। धीरज की बात सुनते हुए नील ने खाना खाने की गति कम नहीं की। उसने धीरज की बात पर सहमति जताते हुए सिर हिलाया। वो जानता था कि धीरज उसे एक दोस्ताना तरीके से चेतावनी दे रहा था। पूर्व युवराज होने के कारण वो इन बातों को किसी और से बेहतर समझता था। उसके दोनों चाचाओं ने उसे इतने लंबे समय तक जीवित रहने का मौका दिया क्योंकि वो बहुत कमजोर था। एक तरह से देखा जाए तो वो एक चींटी की तरह था, जिसके होने या ना होने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था और ना ही उन्हें नील से कोई खतरा था। लेकिन जब चींटी हाथी की सूंड में घुस जाती है तो उसे पागल कर सकती है। इसलिए अगर चींटी जैसे नील से उसके दोनों चाचाओं को खतरे की भनक तक लगी या उन्हें लगा कि ये चींटी उन्हें काट सकती है और उन्हें चोट पहुंचा सकती है, तो वो निश्चित रूप से उसे मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। धीरज ने हंसते हुए कहा, लेकिन मुझे उन दोनों के पिटने की बात सुनकर बहुत मजा आया। उस अभिमानी बालकांत और भ्रष्ट बिरजू को तो बहुत समय पहले ही सबक सिखाकर सुधार देना चाहिए था। प्रशिक्षण स्थल में मौजूद अन्य शिष्यों ने धीरज की तरह स्पष्ट रूप से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों ने पूरी कहानी बता दी कि लगभग सभी इस घटना से खुश थे और नील की हिम्मत की सराहना कर रहे थे। नील के दोनों चाचाओं ने मिलकर पूरे नगर की व्यवस्था चौपट कर दी थी। उन्होंने नौकरों और अधिकारियों के मासिक वेतन में कटौती की और यहाँ तक कि शिष्यों को अभ्यास के लिए उपयोग में आने वाली औषधियों और संसाधनों को भी कम कर दिया था। और तो और जो लोग राज परिवार का हिस्सा नहीं थे, उनके साथ भी गलत तरीके से व्यवहार किया जाता था। सभी सुविधाएं और संसाधन देवदत्त वायुपुत्र और राजदत्त वायुपुत्र पर ही खर्च किए जाते थे। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि राज्य के ज्यादातर लोग नाराज थे। हर कोई उन दिनों को याद करता था जब नील के पिता महाराज वीरेंद्र वायुपुत्र राज्य को चलाते थे। उस समय सभी नियमों को सख्ती से लागू किया जाता था और तब इतनी अधिक अंदरूनी कलह नहीं थी या नौकर उन्हें इस तरह धमकाते नहीं थे और निश्चित रूप से किसी के साथ भी अनुचित व्यवहार नहीं किया जाता था। दुर्भाग्य से अब उन बीते दिनों को वापस नहीं लाया जा सकता था। वो केवल उन दिनों को याद कर सकते थे। सारी प्रजा अपने वर्तमान राजा के शासन करने के तरीकों से नाखुश थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी बगावत करने की हिम्मत नहीं की। उन्हें डर था कि अगर वो कुछ ऐसा करते हैं तो उन्हें दंडित किया जा सकता है और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। नील ने एक आह भरी और मन ही मन कहा, सुंदर नगर की सारी व्यवस्था सड़ चुकी है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं एक दिन सुंदर नगर के सभी गुनहगारों को खत्म कर दूंगा। ऐसा सोचते हुए नील वायुपुत्र की आंखों में आत्मविश्वास नजर आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ राजमहल के एक आलीशान कमरे में बालकांत एक झटके के साथ अपने घुटनों पर गिर गया और फिर अपनी दर्द भरी आवाज में खींचते हुए बोला, छोटे मालिक, आपको मेरे लिए न्याय करना ही होगा। तो क्या होगा आगे? क्या बालकांत राजकुमार राजदत्त को नील से बदला लेने के लिए मना पाएगा? क्या होगा नील के साथ? क्या उसकी शक्ति बढ़ाने की प्रक्रिया यूं ही चलती रहेगी या आने वाली है उसके सामने कुछ नई चुनौतियां? कई परतों राजमहल के आलीशान कमरे में बालकांत ने अपने चेहरे और सिर को कपड़े की कई परतों से लपेटा हुआ था। केवल उसकी नाक और आंखें ही दिखाई दे रही थी। वो किसी भी तरह से मनुष्य जैसा नहीं दिख रहा था। वो एक झटके के साथ अपने घुटनों के बल गिर गया और फिर अपनी दर्द भरी आवाज में खींचते हुए बोला, छोटे मालिक, आपको मेरे लिए न्याय करना ही होगा। घुटनों के बल बैठे बालकांत के सामने एक नौजवान था जिसकी उम्र लगभग 15-16 वर्ष होगी और वो नीले रंग के कपड़े पहने हुए अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर टिक कर बैठा हुआ था। वो युवक दिखने में सुंदर था, लेकिन उसकी आभा घमंडी और हिंसक थी। वो सुंदरनगर के राज परिवार का छोटा बेटा राजदत्त वायुपुत्र है। राजदत्त कुर्सी पर बैठे हुए बालकांत के करीब आकर अपना सिर आगे की तरफ झुकाते हुए मुस्कुराकर बोला,
मैंने सुना है कि तुम अपनी रोजमर्रा की जरूरतों और भोजन की देखभाल के लिए नील वायुपुत्र को अपना नौकर बनाना चाहते हो। बालकांत अपने हाथ से इशारा करते हुए और नाम में सर हिलाते हुए सिसक सिसक कर बोला, छोटे मालिक, ये सच नहीं है। राजदत्त ने बालकांत की किसी भी दलील या सफाई को नहीं सुना और वो हंसा और बोला, नील वायुपुत्र को भले ही एक गुलाम के रूप में कारागार में डाल दिया गया हो, लेकिन फिर भी वो एक वायुपुत्र है। यहाँ तक कि वो पूर्व युवराज रह चुका है। इसलिए तुम तो क्या, मेरे लिए भी ये संभव नहीं होगा कि मैं उससे अपना नौकर बना सकूं। लेकिन तुमने इतना मूर्खतापूर्ण काम करने की हिम्मत की, तुम पिटाई के ही लायक हो। बालकांत ने हाथ जोड़ते हुए कहा, छोटे मालिक, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ, लेकिन आपको फिर भी मेरे लिए न्याय करना ही होगा। उसने रूठने का दिखावा किया, लेकिन साथ ही अपनी कुटिल बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए हाथ से किसी को इशारा किया। करीब 40 साल की एक महिला बिना कुछ बोले बालकांत की तरफ चली आई और उसके बगल में घुटने टेक कर बैठ गई। ये मध्यम आयु वर्ग की महिला बालकांत की पत्नी और राजदत्त की दाई माँ है। वो बचपन से अब तक उसकी देखभाल करती आई है। राजदत्त ने काफी छोटी उम्र में अपनी माँ को खो दिया था और तब से उसकी दाई माँ ही उसकी देखभाल करती थी, जिस कारण वो अपनी दाई माँ के बहुत करीब था। राजदत्त ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाया। छोटी माँ, आपको घुटने टेकने की जरूरत नहीं है। बालकांत, आप भी खड़े हो जाइए। इस पर बालकांत की आवाज कांप उठी। छोटे मालिक, तो क्या आप मान गए हैं? राजदत्त अपनी कुर्सी से उठा और 2 कदम उनकी तरफ चलते हुए उसने जवाब दिया, बड़े भाई देवदत्त ने कहा था कि वो नील की जान बख्श देंगे ताकि वो बड़े भाई को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचते हुए देख सके। लेकिन अगर देखा जाए तो नील हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, इसलिए मैं उसे मारकर आपका बदला लेने में आपकी मदद करूंगा। जब बालकांत ने सुना कि देवदत्त ने नील की जान बख्शने की बात कही थी तो वो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन तभी राजदत्त ने उसकी मन की मुराद को पूरा करने का वादा कर दिया, जिसे सुनकर तो बालकांत खुशी से झूम उठा और उसने कहा, धन्यवाद छोटे मालिक, लेकिन आपको इसके लिए अभी इंतजार करना होगा। राजदत्त ने अपने सिर को सहलाते हुए कहना जारी रखा, मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही राज परिवार के पास सुरक्षित रखी आखिरी दिव्य आशीर्वाद की गोली का सेवन किया है और मुझे उस गोली की शक्ति को पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए साधना करने की जरूरत है। अगले महीने शिष्यों के मूल्यांकन दिवस तक प्रतीक्षा करो। मैं उसे डेथ मैच के लिए चुनूंगा और खुद अपने हाथों से उसे मार डालूंगा। ऐसा कहते समय उसके चेहरे पर दुर्भावना से भरे भाव उभर आए। शिष्य मूल्यांकन दिवस हर साल आयोजित किया जाता है, जहां सुंदरनगर के सम्मानित बुजुर्ग सभी शिष्यों की योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए उपस्थित होते हैं। साथ ही कैदी सहायकों के लिए भी इसमें एक मौका होता है, जहां वो डेथ मैच के मुकाबले में उतरते हैं और अगर वो मुकाबले में मारे नहीं जाते हैं तो उन्हें स्वतंत्र कर दिया जाता है। स्वतंत्रता का वादा करने वाले नियम सभी कैदियों को आशा की एक किरण दिखाने के लिए बनाया गया था, ताकि उनकी एक उम्मीद बंधी रहे कि अगर वो डेथ मैच में जीवित बचते हैं तो उन्हें सुंदरनगर को छोड़कर कहीं भी जाने की आजादी मिल जाएगी और फिर वो अपना जीवन दोबारा से शुरू कर सकते हैं। इस प्रतियोगिता का नाम डेथ मैच कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। पूरे सप्त सिंधु में सुंदरनगर हमेशा से ही व्यापार का सबसे बड़ा गढ़ रहा है। दुनिया भर से व्यापारी यहाँ आकर अपना सामान बेचते और यहाँ की उपजाऊ धरती में पैदा हुए एक से एक बेहतरीन किस्म के मसाले और अनाज खरीदकर अपने देश ले जाते। जब पश्चिमी सभ्यता के लोग सुंदरनगर में आए तो वो यहाँ के लोगों की युद्ध कला और तकनीक से बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने बस मजे के लिए खेल खेल में सट्टा लगाना शुरू कर दिया। अब जुआ और सट्टा तो ऐसी चीज है जिसकी लत से अनेकों राजा महाराजा तक नहीं बच पाए, तो सुंदरनगर के लोग इससे कैसे बच सकते थे? बस गुलामों को आपस में लड़ाकर कौन सा गुलाम जीतेगा इस पर पैसा लगाकर सभी इस खेल को खेलने लगे। पश्चिमी सभ्यता से आया ये खेल कब सुंदरनगर का हिस्सा बन गया पता ही नहीं चला। ये खेल धीरे धीरे उग्र रूप लेने लगा। ताकत के खेल में जब पैसा लग जाता है तो एक तरह से मान, सम्मान, इज्जत, रुतबा सब दांव पर लग जाता है और खेल आक्रामक हो जाता है। इतना आक्रामक कि लोग अपने गुलाम को विरोधी गुलाम को जान से मार देने का आदेश दे दिया करते थे और इसलिए ये मौत का मुकाबला कहलाने लगा। अब इस खेल के अनेक रूप बन गए हैं और यहाँ तक कि शिष्य मूल्यांकन दिवस को रोमांचक बनाने के लिए इसे शिष्यों के परीक्षण में भी इस्तेमाल किया जाने लगा है। क्योंकि सुंदरनगर में इसका आगमन पश्चिमी सभ्यता के साथ हुआ था, इसे वो लोग डेथ मैच कहा करते थे और सुंदरनगर में भी इसका नाम वही पड़ गया। यहाँ इसका मतलब कोई नहीं जानता, लेकिन व्यापारी कहते थे कि इसका मतलब होता है मौत का मुकाबला, डेथ मैच। देखा जाए तो डेथ मैच को शिष्य मूल्यांकन दिवस में शामिल करना एक तरह से अनुचित था, क्योंकि कैदी सहायकों को अक्सर पीटा जाता था, इसलिए उनका शरीर बहुत सारी चोटों के कारण कमजोर हो चुका होता है और उन्हें ना पर्याप्त भोजन दिया जाता था, ना ही चोट ठीक करने के लिए जरूरी औषधियां। ऐसी हालत में वो द्वंद्व युद्ध में माहिर, एक से एक तकनीक में महारत हासिल किए हुए शिष्यों के खिलाफ भला कैसे टिक सकते थे?
वैसे भी सुंदरनगर के महाराज उस दिन स्वयं सभी शिष्यों की क्षमता का परीक्षण और मूल्यांकन करते हैं और उन्हें पुरस्कार भी देते हैं, जिसकी वजह से हर शिष्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की चाहत में अपना सब कुछ झोंक देता है। मूल्यांकन दिवस पर अनगिनत गुलामों की मौत हो जाती है। जरूर छोटे मालिक, उस नील को एक और महीना जीने दो। वैसे मैंने सुना है कि इस बार शिष्य मूल्यांकन दिवस पर श्यामल साम्राज्य की छोटी राजकुमारी मणिकर्णिका भी आने वाली है। बालकांत ने उत्सुकता के साथ पूछा। राजकुमारी का जिक्र आते ही राजदत्त के चेहरे पर खुशी के भाव आ गए। उसने उन्हें छुपाने की कोशिश भी नहीं की और मुस्कुराकर कहा, हाँ, आपने सही सुना है, वो अपने अंगरक्षक भृगुदर के साथ सुंदरनगर आने वाली है। राजदत्त के चेहरे पर प्रेम भरी मुस्कान को देखकर बालकांत ने चापलूसी भरे स्वर के साथ कहा, वैसे मैंने राजकुमारी मणिकर्णिका के बारे में सुना है कि अनुपम सुंदरी होने के साथ साथ उनके अंदर अद्भुत प्रतिभा भी है। अगर उनका विवाह आपके साथ हो गया तो आप पूरे सुंदरनगर में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएंगे। बालकांत के इन शब्दों ने मानो राजदत्त की छुपी हुई इच्छा को उजागर कर दिया। वो मंत्रमुग्ध सा अपने ही ख्यालों में खोए हुए बोला, सुंदरनगर और श्यामल साम्राज्य के बीच 3 साल पहले हुई संधि के मुताबिक सम्राट बिंदुसार ने अपनी एक पुत्री का विवाह सुंदरनगर के राजकुमार से करने का वचन दिया था। राजदत्त के चेहरे पर उसके सुनहरे सपनों की परछाई देखी जा सकती थी। राजदत्त की बात सुनकर बालकांत ने अपने चेहरे पर झूठे आश्चर्य के भाव लाते हुए पूछा, तो क्या वो सारी अफवाहें सच थी कि किस तरह उस धोखेबाज वीरेंद्र वायु पुत्र की वजह से हमारे हजारों सैनिक मारे गए और फिर महाराज नागेंद्र ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए न केवल सम्राट बिंदुसार से संधि की बल्कि उनसे राजकुमारी के विवाह का वचन भी ले लिया? बिल्कुल, इसी वजह से तो ताऊजी को सभी दरबारियों ने एक मत से अपना महाराज चुन लिया था। कहते हुए राजदत्त के चेहरे पर गर्व का भाव आ गया। ये वो झूठ था जो महाराज वीरेंद्र के मरने के बाद सुंदरनगर के लोगों और सम्राट बिंदुसार को परोसा गया था। असली कहानी तो कुछ और ही थी। बालकांत ने कुटिलता के साथ कहा, उस हरामखोर नील को मारने के बाद आप राजकुमारी को अपनी प्रतिभा से मोहित कर सकते हैं, इसलिए आप इस अवसर को अपने हाथ से मत जाने देना। बिल्कुल, वैसे भी बड़े भाई देवदत्त जल्द ही सप्त सिंधु आश्रम में आगे की शिक्षा के लिए जाने वाले हैं, इसीलिए वो इस बार शिष्य मूल्यांकन दिवस में किसी से मुकाबला नहीं करेंगे। राजदत्त के भाव ऐसे थे जैसे उसने कोई बहुत बड़ी जंग बिना लड़े ही जीत ली हो। ठीक है, अब मैं अपनी साधना के लिए जा रहा हूँ। ऐसा कहकर राजदत्त मुड़ा और वहां से चला गया। बालकांत ने अपने पैरों पर खड़े होने से पहले राजदत्त को एक बार और प्रणाम किया और फिर राजदत्त के जाने का इंतजार किया। राजदत्त के चले जाने के बाद अधेड़ उम्र की महिला यानी बालकांत की पत्नी ने उसे समझाने की कोशिश की। नील की हालत पहले से भी ज्यादा दयनीय है, फिर आप उसे मारने पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? उसे बस थोड़ा सा सबक सिखाकर छोड़ दीजिए। राजदत्त के सामने चापलूसी कर रहे बालकांत के तेवर और स्वर अब अचानक ही बदल गए। उसने अपनी पत्नी को डांटते हुए कहा, तुम सिर्फ एक औरत हो, कूटनीति में अपना दिमाग मत लगाओ। तुम्हें सिर्फ पत्नी होने के कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तुम बस छोटे मालिक पर अच्छी तरह अपनी पकड़ बनाए रखना। हम कभी भी राजदत्त को नाराज करने की गलती नहीं कर सकते। अपने पति द्वारा डांटे जाने के बाद वो अपना सर नीचे करके बुदबुदाई और फिर उसने एक आह भरी, लेकिन एक शब्द भी नहीं कहा। वहीं दूसरी तरफ कारागृह में वापस आने के बाद नील ने पानी की एक बड़ी बाल्टी भरी और पूरा पानी अपने ऊपर उड़ेल दिया। उसके शरीर से सफेद रंग की अशुद्धियों वाला पानी धीरे धीरे नीचे गिरकर जमीन पर बहने लगा। स्वादिष्ठान चक्र जागृत करने के बाद उसका मांस सभी तरह की अशुद्धियों से मुक्त हो गया था। इस समय उसके शरीर से जो सफेद रंग की अशुद्धियां बाहर निकल रही थी वो उसकी हड्डियों की अशुद्धियां थी। नील अपने शरीर से अशुद्धियों को बाहर निकालने के बाद तरोताजा महसूस करता है। कारागार प्रभारी बिरजू ने इन दिनों उसे और परेशान करने की हिम्मत नहीं की। वो नहीं चाहता था कि नील उसकी दोबारा से धुलाई कर दे। कुछ दिनों तक बिरजू की धूर्त शक्ल न देखने पर नील और भी बेहतर महसूस कर रहा था। तो क्या होगा आगे? क्या राजदत्त सच में नील को मारने की मंशा रखता है? और कौन है राजकुमारी मणिकर्णिका? महाराज वीरेंद्र और हजारों सैनिकों के मरने के पीछे का सच क्या था? नील ने अपनी कोठरी में ही अभ्यास करने का फैसला किया। वो बिल्कुल भी वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अभ्यास कैसे करे। अभी उसे याद आया कि तहखाने में किनारे पर एक खंबा है जो लगभग 2 मीटर मोटा है और ठोस पत्थर से बना हुआ है जिसे आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। फिर उसने अपना बिस्तर और कंबल उठाया और उसे उस खंबे पर लपेट दिया। ऐसा करने पर अब वो अगर इस पर अपनी पूरी शक्ति से प्रहार करेगा तो भी उस प्रहार की ज्यादा से ज्यादा शक्ति मोटे पत्थर के खंबे द्वारा रोक ली जाएगी। इसके अलावा उस पर बिस्तर बांध देने की वजह से प्रहार से होने वाला शोर भी कम हो जाएगा। इस तरह वो जमीन के अंदर बनी कोठरी में गुप्त रूप से अभ्यास भी कर लेगा और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। नील वायु पुत्र
नंदी सहस्त्र मुष्टिका का अभ्यास करता है, जो सुंदरनगर में सदियों से चली आ रही एक शक्तिशाली युद्ध कला तकनीक थी। ये एक गोपनीय तकनीक थी जो बाहरी लोगों को नहीं सिखाई जाती थी। स्वादिष्ठान चक्र जागृत करने के बाद नील नंदी सहस्त्र मुष्टिका तकनीक में महारत हासिल करने में सक्षम हो सकता था, जो वो पहले नहीं कर पाया था। नंदी सहस्त्र मुष्टिका 5वां स्तर। खंबे पर एक के बाद एक लगातार 7 मुक्कों की आवाज सुनाई दी। नंदी सहस्त्र मुष्टिका में 5वां स्तर सबसे ऊपर का स्तर है। इस स्तर पर हमले की शक्ति सबसे ज्यादा होती है। 7 दबी हुई आवाजों का अर्थ था 7 चोटें। मतलब जब नील इस तकनीक को उसकी पूरी क्षमता के साथ प्रयोग करेगा तो उसके एक मुक्के से प्रतिद्वंद्वी को एक साथ 7 मुक्कों का असर महसूस होगा। लेकिन अभी भी नील इस परिणाम से कुछ खास संतुष्ट नहीं था। उसके पिता ने एक बार उससे कहा था कि एक बार जब वो स्वादिष्ठान चक्र में पहुंच जाएगा तो उसके ऐसे हमले की क्षमता 8 मुक्कों के बराबर तक पहुंच जाएगी, और अभी वो केवल 7 मुक्कों तक ही पहुंच पाया था। नंदी सहस्त्र मुष्टिका के 5वें स्तर की उसकी समझ अभी भी कम थी। कुछ देर मुक्के मारने के बाद भी जब नील 7 ही आवाजें सुन पा रहा था तो वो झुंझलाकर खुद से बोला, ऐसा लगता है कि मुझे अभी भी और लगन के साथ अभ्यास करने की आवश्यकता है। वो रुई के बिस्तर पर एक के बाद एक मुक्के मारना जारी रखता है। उसने आवाज को कम करने के लिए बिस्तर लगाया हुआ था, लेकिन फिर भी हर मुक्के से काफी तेज आवाज निकल रही थी। 3 साल से दयनीय हालत में पड़ा रहने वाला नील आज जिस ताकत के साथ अभ्यास कर रहा था, ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। स्वादिष्ठान चक्र जागृत करने के बाद नील की ताकत में जबरदस्त वृद्धि हुई थी। वहीं देवदत्त वायुपुत्र पहले ही स्वादिष्ठान चक्र के शिखर पर पहुंच चुका था, इसलिए उसके प्रत्येक मुक्के की ताकत लगभग 600 किलोग्राम से अधिक होती है। वहीं नील जो अभी अभी स्वादिष्ठान चक्र में पहुंचा था, उसके मुक्कों की शक्ति लगभग 400 से 500 किलोग्राम की थी। इतनी शक्ति काफी नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि नील सप्तसिंधु आश्रम में प्रवेश करना चाहता था। नील ने जब से सुना था कि उसकी बहन को काली पहाड़ी पर कैद कर लिया गया है, तब से उसे अपने दिल पर एक भारी बोझ महसूस होने लगा था। नीलिमा हमेशा से ही बहुत आज्ञाकारी रही थी। नील को इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि उसने किसी तरह की परेशानी खड़ी की होगी। उसे जरूर किसी ने फंसाया होगा। नील वायुपुत्र को सप्त सिंधु आश्रम में प्रवेश करना ही होगा, क्योंकि यही एकमात्र तरीका था जिससे वो नीलिमा की रक्षा कर सकता था। लेकिन इसके लिए उसे अपनी ताकत को जल्द से जल्द बढ़ाना होगा। इस दबाव के बीच उसके मुक्कों की ताकत फिर से बढ़ गई। सप्त सिंधु आश्रम श्यामल साम्राज्य में सबसे बड़ा गुरुकुल है। हर साल संपूर्ण श्यामल साम्राज्य के युवा वहां पर प्रवेश लेने के लिए जाते हैं। श्यामल साम्राज्य के सभी युवा सप्त सिंधु आश्रम में शामिल होना अपना सबसे बड़ा लक्ष्य मानते हैं। सप्त सिंधु आश्रम के पास साधना के लिए सबसे उत्कृष्ट सुविधाएं और संसाधन है। साथ ही उनके शिक्षकों के पास अनंत ज्ञान, अनुभव और शक्ति है। इसी के साथ नील के लिए एक परेशानी ये भी थी कि सप्त सिंधु आश्रम में प्रवेश प्राप्त करने के नियम बेहद सख्त थे। आपको या तो असाधारण प्रतिभा रखने की जरूरत थी, जैसे कि नील वायुपुत्र की बहन नीलिमा में थी, जिसे खुद सप्त सिंधु आश्रम में शिष्य के रूप में स्वीकार किया गया था, या फिर आपके पास बेहद दुर्लभ, असाधारण, सबका दिल दहला देने वाला कौशल होना चाहिए। केवल स्वाधिष्ठान चक्र जागृत कर लेने का यह मतलब नहीं था कि सप्त सिंधु आश्रम आपको शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेगा। नील इस बात को अच्छे से जानता था। अभ्यास करते हुए वो खुद से बोला, मेरे शरीर में हर गुजरते दिन के साथ सुधार हो रहा है, लेकिन मुझे कम समय में बहुत ही तेजी से सुधार करने की जरूरत है। मुझे अभी और भी ज्यादा कठिन अभ्यास की जरूरत है। इन शब्दों के साथ उसने फिर से पत्थर के खंभे पर जोर से मुक्का मारा। नील वायुपुत्र किसी भी चीज को सीखते वक्त पूरी लगन और एकाग्रता के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करता था। वो सावधानी पूर्वक कदम दर कदम अभ्यास करता था, यहाँ तक कि उसके पिता भी उसके दृढ़ संकल्प की प्रशंसा करते थे। हालांकि उसे अपने पिता की मृत्यु के बाद एक दास के रूप में कैद कर दिया गया था। इससे उसकी मानसिकता को बड़ा झटका लगा और वो कभी भी सही से अभ्यास और साधना नहीं कर पाया। लेकिन अब नील ने अपना आत्मविश्वास वापस पा लिया था और अब वो अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपना सब कुछ झोंक रहा था। वो पूरी रात सो नहीं पाया। उसने बिस्तर से ढके खंबे पर अनगिनत बार मुक्के मारे, जिससे पूरा बिस्तर खंबे से चिपक सा गया था। उसे पहले की अवस्था में लाने के लिए नील को अपने हाथों से खंबे से बिस्तर को सावधानी पूर्वक निकालना पड़ा, ताकि खंबा फिर से सामान्य दिखे और साथ ही बिस्तर को भी कोई नुकसान न पहुंचे। दिन बीतते गए। नील जल्दी से जल्दी खुद को और भी ताकतवर बनाना चाहता था और इसके लिए उसे और भी ज्यादा पिटने में कोई समस्या नहीं थी। लेकिन अगर उसने सुंदरनगर के शिष्यों को खुद को पीटने के लिए कहा तो सबको उसकी योजना की खबर होने का खतरा था, क्योंकि इतनी मार खाने के बाद भी अगर उसे एक भी चोट नहीं लगी तो यह बहुत ही संदिग्ध विषय बन जाएगा और वो सबकी नजरों में आ जाएगा।
हालांकि नील इन सब के बारे में सोचकर ज्यादा परेशान नहीं होना चाहता था। उसके पास एकमात्र विकल्प ये था कि वो जितनी जल्दी हो सके अपने शरीर को मजबूत करने के लिए अधिक से अधिक मार खाए। उसके पास अपनी ताकत में तेजी से सुधार करने का यही एकमात्र तरीका था। सुंदरनगर के कुछ शिष्य तो वास्तव में हैरान थे कि नील ज्यादा से ज्यादा मार खाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा था? यह सबकी समझ से बाहर था। भला इस तरह पीटे जाने पर कैसा लगता होगा? ऐसा लगता है जैसे वो खुद ही मार खाना पसंद करता है, मानो उसे मार खाने की लत लग गई हो। लेकिन फिर जब उन्होंने सोचा कि कैसे वो अभी भी जीवित है और 3 साल तक प्रशिक्षण सहायक बने रहने के बाद उसे कोई बड़ी समस्या नहीं हुई है, तो उन्होंने तर्क दिया कि शायद एक युवराज होने की वजह से उसकी जीवन शक्ति वास्तव में सामान्य लोगों की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत होगी। इनमें से कई तो ये भी जानना चाहते थे कि उसके इतने मजबूत शरीर का राज क्या है, लेकिन वो ऐसा करने की जहमत नहीं उठाना चाहते थे, भले ही नील के पास किसी तरह की अनूठी तकनीक ही क्यों ना हो। नील अपनी हड्डियों से काफी हद तक अशुद्धियों को साफ करने में कामयाब हो गया था। इस बार जब उसने खुद को साफ करने के लिए जिस पानी का इस्तेमाल किया, वो उसके शरीर से जमीन पर गिरते ही तुरंत दूध की तरह सफेद हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो पानी ना होकर गाढ़ा दूध हो। हर दिन वो अपने शरीर से जितनी अशुद्धियों को बाहर निकालता था, सामान्य साधक उतनी अशुद्धियों को निकालने के लिए महीनों तक साधना करते थे। वहीं नील की एक दिन की पिटाई दूसरों के महीनों की साधना के बराबर थी। उसकी साधना की गति चमत्कारिक रूप से तेज थी। वो दिन में शिष्यों के हाथों पीटा जाता और रात में अपनी युद्ध कला तकनीकों का अभ्यास करता था। उसने एक पल के लिए भी रुके बिना लगातार लगन से अभ्यास किया। इतने दिनों के दौरान उसने बहुत ही कम नींद ली थी, यहाँ तक कि इतने दिनों में वो कुल मिलाकर 10 घंटे भी नहीं सोया होगा। लेकिन फिर भी उसे उसके अंदर थकान के कोई लक्षण नहीं दिखाई दिए। उसकी आंखें हमेशा की तरह चमकदार और स्पष्ट थी। उसके इतने ऊर्जावान होने का प्राथमिक कारण उसके सिर में स्थापित रहस्यमयी नवनाग हांडी थी। उस दिन नवनाग हांडी ने एक बार उसकी आत्मा को शुद्ध किया, लेकिन उस दौरान उसे होने वाला दर्द मौत से भी बदतर था। उस पीड़ा को सहकर वो प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसकी आत्मा कई गुना मजबूत हो गई थी। मानव शरीर में आत्मा ही वो हिस्सा है जिसे मजबूत बनाना सबसे ज्यादा मुश्किल है। हर कोई अपने शरीर को अभ्यास के माध्यम से मजबूत कर सकता है। सही विचारों से अपने दिमाग को भी मजबूत बनाया जा सकता है, लेकिन किसी की आत्मा को मजबूत बनाना जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता है, ये सच में बहुत ही मुश्किल काम है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि सप्त सिंधु आश्रम में कुछ जन्नत और गुप्त तकनीकें हैं जिनका इस्तेमाल करके साधक अपनी आत्मा को मजबूत बना सकता है। इस तरह की किताबों में से एक आत्मा शुद्धिकरण तकनीक बहुत ही मशहूर किताब है। नील के पास उन रहस्यमयी जगहों तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था और ना ही उसके पास खुद की चिंता करने का समय था। इसलिए वो जो कर सकता था वो ये था कि वो सोने के बारे में सोचना छोड़ दे, जिससे उसके पास साधना के लिए अधिक समय हो। नील का अभ्यास जोर शोर से चल रहा था। दिन में सहायक बनकर पिटाई खाना और रात में कारागार में अभ्यास करना। इस तरह देखते ही देखते 20 दिन बीत गए। नील वायुपुत्र के ताकतवर मुक्के ने कोठरी के मोटे पत्थर के खंभे में दरार पैदा कर दी। उसने इस हमले में अपनी ताकत का केवल 70% बल ही लगाया था, लेकिन इसके बावजूद यह हमला भयानक रूप से शक्तिशाली था। अगर वो जल्दी से पीछे नहीं हटता तो शायद उसकी ताकत से कारागृह का वो खंभा ही ढह जाता। आधे महीने तक जी तोड़ कोशिश करने के बाद नील की क्षमता में एक बार फिर से सुधार दिखाई दिया। अब वो स्वादिष्टान चक्र के मध्य चरण से शिखर पर पहुंच गया था। अब उसके एक मुक्के की शक्ति 600 किलोग्राम के बराबर हो गई थी। क्या नील अपनी कोशिश में कामयाब हो पाएगा? अपने दुश्मनों के इरादे से बेखबर नील क्या डेथ मैच में राजदत्त का सामना करने के लायक बन पाएगा? क्या वो बन पाएगा इतना शक्तिशाली कि बिना डरे सुंदरनगर से बाहर जा सके? क्या नील अपनी बहन को बचा पाएगा? शिष्य मूल्यांकन दिवस पर क्या होगा? जल्दी ही वो निर्णायक दिन आने वाला है। नील की शक्ति इस समय काफी तेजी से बढ़ रही थी। उसे मूलाधार चक्र से स्वादिष्टान चक्र के शिखर तक पहुंचने में 1 महीने से भी कम समय लगा। सुंदरनगर तो छोड़ो, पूरे श्यामल साम्राज्य में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इस गति से अपनी साधना के स्तर को बढ़ा सकता था। यह स्पष्ट था कि किसी के शरीर में से अशुद्धियों को पिटाई के माध्यम से निकालना किसी भी अन्य विधि से हजारों गुना तेज था। हालांकि जब आज उसकी पिटाई हुई तो उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर में कुछ बदलाव आया है। आमतौर पर शिष्यों के हमले से उसे गहरी चोट नहीं पहुंचती थी, लेकिन उसके बावजूद वो उन हमलों की शक्ति को महसूस कर सकता था। लेकिन आज उसने महसूस किया कि उनके मुक्कों की शक्ति पहले से काफी कम हो गई थी। नील ने गौर से उन शिष्यों को देखा और यह पता लगाने की कोशिश की कि क्या वो जानबूझकर उसे कम शक्ति के साथ तो मुक्के नहीं मार रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो सब अभी भी अपनी पूरी ताकत से नील को मार रहे थे, लेकिन इसके बावजूद उसे उनके मुक्कों से मिलने वाली गर्म धारा की ऊर्जा काफी हद तक कम हो गई थी। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि नील अब पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका था, इसलिए उस पर अब उन शिष्यों की मार का कोई असर नहीं हो रहा था।
रात को कारागार में आने के बाद उसने देखा कि स्नान करते वक्त उसके शरीर से निकलने वाली अशुद्धियों की मात्रा लगभग आधी हो गई थी। अचानक आए इस बदलाव से नील काफी परेशान हो गया। उसने खुद से ही सवाल किया कि आखिर उससे कहां गलती हो रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा शरीर पहले से सख्त हो गया है? अपने ज्ञान के आधार पर वो कह सकता था कि इस समय उसका शरीर एक नश्वर श्रेणी के हथियार के बराबर मजबूत हो गया था। वहीं प्रशिक्षण स्थल के सभी शिष्यों में से किसी ने भी अपना मूलाधार चक्र जागृत नहीं किया था। इसलिए ऐसा हो सकता है कि उसका शरीर अब उस स्तर पर पहुंच चुका हो जहां पर उन शिष्यों की शक्ति उसके काम नहीं आने वाली। इस बात को समझते हुए वो खुद से बोला, ऐसा लगता है कि बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए अब मुझे किसी मजबूत व्यक्ति को ढूंढना होगा। हालांकि वो नहीं जानता था कि उसे ऐसा कोई व्यक्ति कहां से मिलेगा। अब वो सुंदरनगर के बुजुर्गों को तो उसे पीटने के लिए नहीं कह सकता है ना। नील वायुपुत्र ने मन ही मन विचार किया, शिष्य मूल्यांकन दिवस बस कुछ ही दिनों में होने वाला है। शायद उस दिन सुंदरनगर के ताकतवर लोग भी इस परीक्षण में सम्मिलित होंगे, और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर मेरी इस समस्या का समाधान हो सकता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात, अगर मैं उस दिन अपने प्रतिद्वंदी को डेथ मैच में हरा देता हूं तो मैं वैधानिक रूप से इस गुलामी से छुटकारा पा सकता हूं और फिर सुंदरनगर को छोड़कर सप्त सिंधु आश्रम जा सकता हूं। कारागार के अंदर बैठे नील को उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दी। वर्तमान समय में उसके शरीर की ताकत को देखते हुए सुंदरनगर का कोई भी शिष्य उसे हराने में सक्षम नहीं होगा। पिछले 3 सालों के दौरान वो एक पल के लिए भी अपने पिता की धोखे से की गई हत्या को नहीं भूला था। उसने जिंदा रहने के लिए इतना अपमान सहा सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बहुत कमजोर था। अब हालांकि भाग्यवश उसे भृगु ऋषि द्वारा प्रदान की गई दैवीय देह शोधन तकनीक मिल गई थी जो उसके शरीर को बहुत ही तेजी से मजबूत बना रही थी। इसलिए अब उसे इस मौके का भरपूर इस्तेमाल करना था। शिष्य मूल्यांकन दिवस। आखिर वो दिन आ गया जिसका नील वायुपुत्र को बेसब्री से इंतजार था। इस साल ठंड असामान्य रूप से ज्यादा थी। उत्तर में स्थित विशाल पहाड़ी क्षेत्र में ठंडी और बर्फीली हवाएं चल रही थी, जिससे उत्तरी क्षेत्र की अधिकांश भूमि बर्फ की वजह से सफेद हो गई थी। भारी बर्फबारी की वजह से सुंदरनगर के मुख्य प्रशिक्षण स्थल की जमीन पर भी बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई थी। आज शिष्य मूल्यांकन दिवस पर सुंदरनगर के नौकरों ने मैदान पर गिरी बर्फ को साफ कर दिया था। सभी शिष्यों को कई छोटे छोटे समूहों में बांट दिया गया था। प्रत्येक शिष्य अपने समूह के साथ पंक्तिबद्ध होकर खड़ा था। शिष्य मूल्यांकन दिवस सभी बच्चों की क्षमता का मूल्यांकन करने और साथ ही उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता था। यह दिन सभी शिष्यों और सहायकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। सुंदरनगर के प्रत्येक शिष्य को उनके प्रदर्शन के आधार पर ही अगले वर्ष के लिए औषधियां और संसाधन प्रदान किए जाते थे। जिसका प्रदर्शन जितना अच्छा होगा उसे उतनी ही अधिक सुविधाएं और पुरस्कार दिए जाएंगे। गुलामों के लिए भी यह दिन काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस दिन उनके जीवन या मृत्यु और स्वतंत्रता का फैसला होता था। नील और बाकी गुलाम अखाड़े की ओर बढ़ गए। आज हर प्रशिक्षण सहायक बेहद गंभीर नजर आ रहा था। उनके हाव भाव में उनका दृढ़ निश्चय साफ नजर आ रहा था। उनमें से प्रत्येक को इस दिन के महत्व के बारे में पता था। डेथ मैच में एक गुलाम के पास सिर्फ 2 ही विकल्प थे, आजादी पाने के लिए जीतो या कोशिश करते हुए मर जाओ। वहीं सभी शिष्यों के लिए डेथ मैच एक तरह की परीक्षा थी। जीतने का मतलब था कि उन्हें इनाम मिलेगा और पूरे राज्य का समर्थन मिलेगा। वहीं उनके हारने पर उन्हें निराशा और शर्मिंदगी महसूस होगी, और सबसे बड़ी बात, हारने पर वो शायद फिर कभी योद्धा न बन पाए। डेथ मैच का नियम बनाने के पीछे मूल उद्देश्य गुलामों को शिष्यों से लड़ने के लिए प्रेरित करना था। अपनी आजादी की चाह में वो अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग करते थे। इससे शिष्य को एक वास्तविक मुकाबले का अनुभव प्राप्त करने का मौका मिलता था। कैदियों के आने के कुछ क्षण बाद वहां एक बेहद खूबसूरत लड़की ने प्रवेश किया, जिसकी उम्र लगभग 14 से 15 वर्ष रही होगी। उसकी त्वचा दूध की तरह सफेद और कमल की पंखुड़ियों की तरह मुलायम थी। वो जब मुस्कुराती थी तो ऐसा लगता था मानो फूल झड़ रहे हों। वो उत्सुकता भरी निगाहों से पूरे प्रशिक्षण स्थल को देख रही थी। वहीं उसके पीछे चांदी का कवच पहने एक बेहद ताकतवर व्यक्ति चल रहा था। शायद वो उस लड़की का अंगरक्षक है। राजकुमारी, अभी मूल्यांकन शुरू नहीं हुआ है, आपको इतनी जल्दी यहाँ नहीं आना चाहिए था, अंगरक्षक ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा। राजकुमारी? प्रशिक्षण स्थल में मौजूद सभी लोगों की निगाहें उस अनुपम सुंदरी पर जा टिकी। कोई भी उससे अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। जब नील की नजरें उस लड़की पर पड़ी तो वो भी हैरान रह गया। उसने इस लड़की को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन फिर भी वो मन ही मन उसकी सुंदरता की तारीफ किए बिना नहीं रह सका। वृकोदर काका, आप बेवजह परेशान हो रहे हैं। वैसे भी मूल्यांकन शुरू होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा। राजकुमारी के इस जवाब ने वृकोदर को निरुत्तर कर दिया। वो जानते थे कि उनकी राजकुमारी को अपने भाई बहनों में सबसे छोटी होने के कारण सभी ने सिर पर चढ़ा रखा था, जिस वजह से वो बहुत ही जिद्दी हो गई थी। बिल्कुल सही कहा राजकुमारी मणिकर्णिका आपने। प्रशिक्षण स्थल के मुख्य द्वार से एक आवाज सुनाई दी। एक नौजवान युवक धीरे धीरे उनकी तरफ ही आ रहा था।
वो था देवदत्त। राजकुमारी मणिकर्णिका ने उस तरफ देखा, लेकिन वो इस युवक को देखकर कुछ खास खुश नहीं लग रही थी। हुआ कुछ यूं कि कल शाम को जब से राजकुमारी सुंदरनगर में आई थी, तभी से देवदत्त किसी न किसी बहाने से राजकुमारी के आगे पीछे ही घूम रहा था। राजकुमारी को लड़कियों का पीछा करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, और देवदत्त की नजरें जिस तरह से उन्हें घूरती थी, वो उन्हें और भी असहज कर देती थी। अब किसी के घर आकर उसका अपमान करना राजकुमारी के संस्कारों में नहीं था, इसलिए वो सिर्फ उससे थोड़ी दूरी बनाए रखने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने आंखों ही आंखों में वृकोदर को निर्देश दिया और तुरंत ही वृकोदर राजकुमारी और देवदत्त के बीच में आकर खड़े हो गए। ये देखकर देवदत्त थोड़ा हैरान हो गया, लेकिन तभी वृकोदर काका ने मुस्कुराते हुए कहा, युवराज देवदत्त, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। कृपया बताएं कि राजकुमारी के बैठने की व्यवस्था कहाँ की गई है। मेरे साथ आइए, मैं आपको ले चलता हूँ। देवदत्त खुद को संभालते हुए उन दोनों को मंच की तरफ ले जाने लगा, जहां पर अतिथियों और निर्णायकों के बैठने की व्यवस्था की गई थी। भ्राताश्री! तभी एक और व्यक्ति की आवाज सुनाई दी, जो तेजी से उनकी तरफ आ रहा था। यह था देवदत्त का भाई राजदत्त। छोटे भाई के होते हुए आप क्यों परेशान हो रहे हैं? राजकुमारी को उनके स्थान तक मैं पहुंचा दूंगा। वैसे भी युवराज होने के नाते आपके कंधों पर पूरे सुंदरनगर का भार है। राजदत्त ने एक चालाकी भरी मुस्कान के साथ कहा, जिस पर देवदत्त ने थोड़ा गुस्से में राजदत्त की तरफ देखा। वो समझ रहा था कि राजदत्त क्या करने की कोशिश कर रहा है। दरअसल 3 साल पहले सुंदरनगर और श्यामल साम्राज्य के सम्राट के बीच जो संधि हुई थी, जिसमें सम्राट ने यह वचन दिया था कि उनकी पुत्रियों में से किसी एक का विवाह वो सुंदरनगर के राज परिवार के किसी सदस्य के साथ करेंगे, लेकिन उन्होंने उसमें किसी विशेष पुत्री या किसी विशेष व्यक्ति के साथ विवाह करने की बात नहीं कही थी। इसका मतलब था कि श्यामल साम्राज्य के सम्राट अपनी पुत्री का विवाह किसी भी योग्य वर के साथ कर सकते थे, जो उन्हें और उनकी पुत्री को पसंद होगा। इसी वजह से ये दोनों भाई इस मौके का फायदा उठाकर राजकुमारी के दिल में अपनी जगह बनाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि राजकुमारी के साथ का मतलब है श्यामल साम्राज्य के सम्राट का साथ मिलना, और सम्राट का साथ पाने वाला व्यक्ति ही सुंदरनगर का महाराज बनेगा। अपने छोटे भाई की बात पर देवदत्त ने अपने भाव को संयत करते हुए धीरे से कहा, जरूर। वैसे भी मुझे तुरंत ही सप्त सिंधु आश्रम के लिए निकलना है, इसलिए मैं पिताश्री से विदा लेने जा रहा हूँ। देवदत्त राजकुमारी के सामने किसी तरह की बेवकूफी नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने राजकुमारी से विदा ली और प्रशिक्षण स्थल से बाहर चला गया। भाई का पत्ता साफ करते ही राजदत्त ने मुस्कुराते हुए राजकुमारी से कहा, चलिए राजकुमारी, मैं आपको आपके स्थान तक ले चलता हूँ। राजकुमारी पहले तो थोड़ी हैरान हुई, पर फिर खुद को शांत करके वो राजदत्त को धन्यवाद बोलकर उसके पीछे पीछे मंच की तरफ चली गई। उन्हें राजदत्त का व्यवहार देवदत्त की तुलना में बेहतर लगा। कुछ ही देर में राजकुमारी मंच पर बनी एक कुर्सी पर बैठ गई। मौसम काफी ठंडा था, इसलिए राजदत्त ने तुरंत ही राजकुमारी के लिए अलाव यानी आग सेकने के लिए अंगीठी जैसी व्यवस्था की, जिससे वहां का तापमान काफी बेहतर हो गया। राजकुमारी को देवदत्त का रवैया थोड़ा पसंद आया। आखिर कौन सी लड़की नहीं चाहेगी कि कोई उसका ख्याल रखे और उसकी परेशानियों को दूर करे। जल्द ही दोनों ने बातें करना शुरू कर दिया। इसमें सुंदरनगर के इतिहास और भविष्य की योजनाएं भी शामिल थी। राजदत्त ने बड़ी ही चतुराई से पूर्व महाराज यानी नील के पिता की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को अपने पिता यजुवेंद्र की पगड़ी पर सजा दिया, क्योंकि उसके पिता प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालते थे और सभी योजनाओं को बनाने में किसी प्रधानमंत्री की भूमिका अहम मानी जाती है। राजकुमारी भी उसकी बातों से काफी प्रभावित लग रही थी। बातों ही बातों में राजदत्त ने राजकुमारी से कहा, हमारे सुंदरनगर में एक प्रथा है कि हमारे महाराज अतिथि को पहली मुलाकात में कोई ना कोई तोहफा जरूर देते हैं। तो बताइए कि जब कल आपकी मुलाकात महाराज से हुई तो उन्होंने आपको क्या उपहार दिया? उन्होंने हमारी किसी एक इच्छा को पूरी करने का वचन दिया, राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी एक अधेड़ उम्र के आदमी ने हरे रंग की पोशाक पहने हुए मैदान में प्रवेश किया। ये व्यक्ति नील का छोटा चाचा और राजदत्त का पिता यजुवेंद्र है। उसे देखते ही नील वायुपुत्र की आंखें घृणा से भर गई, मानो उसके सभी जख्म हरे हो गए हों। तो क्या होगा आगे? क्या राजकुमारी को रिझाने में सफल हो रहा है राजदत्त? क्या राजकुमारी सुंदरनगर के राजकुमारों में से किसी को पसंद करेंगी? क्या नील अपने गुस्से पर काबू कर पाएगा? क्या वो गुलामी से आजाद हो पाएगा, या होगा उसका सामना ऐसी शक्ति से जो उसे तोड़ कर रख देगी? राजकुमारी मणिकर्णिका और राजदत्त अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी एक अधेड़ उम्र के आदमी ने हरे रंग की पोशाक पहने मैदान में प्रवेश किया। ये व्यक्ति नील का छोटा चाचा और राजदत्त का पिता यजुवेंद्र वायुपुत्र है। उसे देखते ही नील की आंखें घृणा से भर गई। उसे याद आया कि कैसे यजुवेंद्र वायुपुत्र ने उसके पिता की मृत्यु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस धोखेबाज ने हमेशा एक विनम्र और आज्ञाकारी भाई होने का नाटक किया, लेकिन इसने अपने बड़े भाई को जहर देने की चाल चली। नील के लिए वो एक पाखंडी से ज्यादा कुछ नहीं था। अगर नील को अपनी ताकत पर अधिक भरोसा होता तो वो यजुवेंद्र वायुपुत्र को मारने में इतना संकोच नहीं करता, लेकिन यजुवेंद्र पहले ही अपना मणिपुर चक्र जागृत कर चुका था।
ऐसा कहा जाता था कि वो अपने हाथों से एक बाघ को मार सकता है और अपने शक्तिशाली मुक्के से महल की बड़ी दीवारों को भी तोड़ सकता है। इस वजह से नील को भरोसा नहीं था कि वो यजुवेंद्र की हत्या इतनी आसानी से कर पाएगा। यजुवेंद्र वायुपुत्र ऊंचे मंच पर खड़ा हुआ, फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, आज हमारे पास एक अच्छी खबर है। मेरे भतीजे सुंदरनगर के युवराज देवदत्त को सप्त सिंधु आश्रम में शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। अब वो उनका आंतरिक शिष्य बन गया है। यजुवेंद्र वायुपुत्र की आवाज धीमी थी, लेकिन इसके बावजूद हर कोई उसे स्पष्ट रूप से सुन सकता था। क्योंकि वो पहले ही अपना मणिपुर चक्र जागृत कर चुका था, इसलिए उसके सभी आंतरिक अंग किसी आम व्यक्ति की भी तुलना में कई गुना ज्यादा मजबूत हो चुके थे। इसलिए भले ही वो धीरे बोल रहा था, फिर भी उसकी आवाज काफी तेज थी। घोषणा सुनकर वहां मौजूद सभी शिष्यों के चेहरों पर ईर्ष्या झलकने लगी। देवदत्त को सप्त सिंधु आश्रम में आंतरिक शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाना सभी के लिए ये एक हैरान कर देने वाली बात थी। सप्त सिंधु आश्रम के शिष्य कई स्तरों में बटे हुए थे। कई लोग जो सप्त सिंधु आश्रम में शामिल होना चाहते थे, उन सभी को कई कठिन परीक्षणों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद भी वो सिर्फ एक बाहरी शिष्य ही बन पाते हैं। इन शिष्यों को सर्वोत्तम संसाधन और सुविधाएं नहीं मिलती। वहीं एक आंतरिक शिष्य बनने के लिए शिष्य में असाधारण क्षमता होनी चाहिए। फिर यह कैसे संभव हुआ कि देवदत्त, जो कि उतना प्रतिभाशाली भी नहीं था, सीधे आश्रम का आंतरिक शिष्य बन गया? यह बात वहां उपस्थित सभी लोगों की समझ से परे थी। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वहां मौजूद सभी शिष्य ईर्ष्या की आग में जल भुन रहे थे। नील भी यही सोच रहा था कि क्या ऐसा हो सकता है कि देवदत्त द्वारा ली गई स्वर्गीय आशीर्वाद की गोली इतनी प्रभावी और शक्तिशाली थी कि उसकी मदद से देवदत्त सप्त सिंधु आश्रम में एक आंतरिक शिष्य के रूप में प्रवेश लेने में कामयाब हुआ है। चिंतित और व्याकुल नील ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसके चाचाओं ने उसे अभी तक क्यों नहीं मारा था? इसका कारण यह था कि उन्हें लगा कि नील सुंदरनगर के लिए खतरा नहीं है। हालांकि नीलिमा के अंदर असाधारण प्रतिभा थी, वो उनके लिए खतरा बन सकती थी। लेकिन जब तख्ता पलट हुआ था तब नीलिमा उनके हाथ नहीं आई, क्योंकि वो पहले ही सप्त सिंधु आश्रम में जा चुकी थी। लेकिन अब जब देवदत्त सप्त सिंधु आश्रम में जाने वाला था तो वहां नीलिमा की उपस्थिति निश्चित रूप से अच्छी नहीं होगी। अपनी बहन के लिए खतरे को महसूस करते हुए नील जानता था कि उसे जितनी जल्दी हो सके सप्त सिंधु आश्रम में जाना ही होगा। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ नील अपने विचारों से बाहर आया। यजुवेंद्र अभी भी मंच पर ही था। वो बोला, देवदत्त हमारे राज्य परिवार का गौरव है। हालांकि आज हमें उसकी उपलब्धि पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज शिष्य मूल्यांकन दिवस है। इसलिए सभी शिष्यों को डेथ मैच के लिए एक गुलाम को चुनना होगा। अगर आप अपने डेथ मैच में गुलाम के खिलाफ जीत जाते हैं तो विजेताओं को अगले साल शक्तिवर्धक औषधियों की दुगनी मात्रा दी जाएगी। इसके अलावा विजेताओं की मासिक छात्रवृत्ति यानी शिष्यों के प्रशिक्षण में लगने वाले धन पर माफी भी दुगनी हो जाएगी। डेथ मैच के विजेताओं को दिए जाने वाले कई आकर्षक पुरस्कारों के बारे में सुनकर सभी शिष्य आपस में बातें करने लगे। उनका उत्साह देखते ही बनता था। वहीं दूसरी तरफ सभी गुलाम बेहद उदास दिख रहे थे, क्योंकि जितने बड़े पुरस्कार होंगे डेथ मैच उतना ही उनके लिए चुनौतीपूर्ण होगा। पुरस्कार के लालच के कारण सुंदरनगर के सभी शिष्य और भी निर्मम हो जाएंगे। वैसे तो गुलामों के बचने की संभावना बहुत कम होती थी, लेकिन अब वो मौका और भी कम होता दिखाई पड़ रहा था। यजुवेंद्र वायुपुत्र अपना भाषण समाप्त करने के बाद अपनी ऊंची कुर्सी की ओर चला गया। वहीं बालकांत मंच के कोने में खड़ा था और सभी गुलामों को बड़े ही ध्यान से देख रहा था। लेकिन जब उसकी नजर नील पर गई तो उसके चेहरे पर एक चालाकी भरी तिरछी मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन कहा, लड़के, आज तुम मारे जाओगे। इसके बाद बालकांत ने मंच पर आकर घोषणा की, अब सभी शिष्य अपने कैदी सहायकों का चयन करना शुरू कर सकते हैं। डेथ मैच के लिए सबसे पहले प्रतियोगी होंगे राजदत्त वायुपुत्र, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के सबसे बड़े बेटे हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। राजदत्त ने राजकुमारी मणिकर्णिका की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, राजकुमारी, अब मुझे चुनौती के लिए जाना होगा। उम्मीद है आप मेरी क्षमता से संतुष्ट होंगी। इतना कहने के बाद उसने अखाड़े की ओर छलांग लगा दी। अपने पिता यजुवेंद्र को प्रणाम करने के बाद वो अपना प्रशिक्षण सहायक चुनने के लिए मुड़ा। उसके कहने का क्या मतलब था? इधर राजकुमारी मणिकर्णिका राजदत्त की कही बात समझने की कोशिश कर रही थी। जवाब में वृकोदर ने मुस्कुराते हुए राजकुमारी से कहा, शायद उसे लगता है कि आप उसकी वीरता पर मोहित हो जाएंगी और उससे विवाह करने को राजी हो जाएंगी। राजकुमारी चौंक गई। विवाह? और उससे? पता नहीं आजकल के लड़कों को क्या हो गया है। कोई लड़की उनसे दो बातें क्या कर ले, वो उससे विवाह के सपने सजाने लगते हैं। राजकुमारी ने अपना सर निराशा में हिलाते हुए कहा। इधर अखाड़े में आकर राजदत्त की नजर नील पर पड़ी तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई।
जब उन दोनों की निगाहें मिली तो नील के चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कान आ गई। 1 महीने पहले उसने बालकांत को पीटा था। उस वक्त नील ने सोचा था कि राजदत्त तुरंत जवाबी कार्रवाई करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। नील को यह बात अब समझ में आई कि राजदत्त इतने समय तक क्यों शांत था। राजदत्त शिष्य मूल्यांकन दिवस का इंतजार कर रहा था। उसने डेथ मैच के लिए नील को अपने प्रशिक्षण सहायक के रूप में चुनने की योजना बनाई थी, ताकि वो बिना किसी के संदेह को बढ़ाए नील वायुपुत्र को मार सके। नील इस बात को समझकर राजदत्त से लड़ने की तैयारी में मन ही मन खुद का हौसला बढ़ा रहा था, लेकिन तभी आश्चर्य की बात यह हुई कि राजदत्त ने नील को नहीं चुना। इसके बजाय उसने नील के पीछे खड़े एक मजबूत आदमी को चुना। नील के चेहरे पर एक हैरानी भरी शिकन उभर आई। सुंदरनगर ने हाल ही में इस मजबूत अधेड़ उम्र के मजबूत गुलाम को खरीदा था। हालांकि वो एक कैदी था, लेकिन उसके शरीर पर कोई भी गंभीर या आंतरिक चोट नहीं थी। वो मजबूत और स्वस्थ दिख रहा था। नील ने अनुमान लगाया कि वो आदमी अपना मणिपुर चक्र जागृत कर चुका है। एक बार जब राजदत्त ने अपना लक्ष्य चुन लिया तो अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने भी कोई संकोच नहीं किया और वो तुरंत ही अखाड़े में कूद गया। उसकी आंखें उग्रता से चमक उठी। आज तक डेथ मैच में कोई भी गुलाम जिंदा नहीं बच पाया था। प्रशिक्षण सहायक के लिए लापरवाही का मतलब मौत हो सकता है, इसलिए चुपचाप मौत की प्रतीक्षा करने के बजाय अपनी पूरी ताकत से लड़ना ही बेहतर था। किसी भी प्रशिक्षण सहायक के बचने की संभावना को बढ़ाने का बस यही एकमात्र तरीका था। ऐसी ही आक्रामक सोच के साथ अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने पहले हमला करने की योजना बनाई। वो अपनी पूरी ताकत से राजदत्त की ओर बढ़ा। उस अधेड़ उम्र के आदमी का शरीर काफी मजबूत था और वो एक उग्र बैल की तरह अखाड़े में आगे बढ़ने लगा। उसकी शक्ति इतनी भयानक थी कि अखाड़े पर बिछी रहस्यमय चट्टान तेज गर्जना की आवाज करने लगी, मानो कि टूट ही जाएंगी। राजदत्त, जो अपने हाथ से निकलती नीले रंग की रोशनी के साथ खड़ा था, एक पल के लिए चकित हो गया। वो अपने प्रतिद्वंद्वी की खुद तक पहुंचने की प्रतीक्षा कर रहा था और उसके हाथ एक जानलेवा मुक्का मारने के लिए कस चुके थे। जब अधेड़ उम्र का आदमी राजदत्त के पास पहुंचा, तब राजदत्त ने तुरंत ही उसकी तरफ कदम बढ़ाया और राज परिवार की खास नंदी सहस्त्र मुष्टिका से उस व्यक्ति पर प्रहार किया। नंदी सहस्त्र मुष्टिका का असर तुरंत नहीं दिखा, लेकिन ये अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति को रोकने के लिए पर्याप्त था। और अब वो सहायक राजदत्त को नहीं मार पाया तो एक पल के लिए वो निराशा में दहाड़ा और फिर घूमा और फिर से हमला करने के लिए तैयार हो गया, इस बात से अनजान कि वो घायल हो गया है। उस आदमी ने फिर से हमला करने के लिए कदम बढ़ाया, तभी उसके शरीर से 5 धीमी आवाजें आती सुनाई दी। तुरंत ही अधेड़ उम्र के व्यक्ति के शरीर पर 5 जगहों से खून बहने लगा। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसके चेहरे पर अविश्वास झलक रहा था, मानो उसे समझ ही नहीं आया कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। जब उसने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला तो केवल गुर्राने की आवाज आ रही थी। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गई और वो जमीन पर गिर पड़ा। अधेड़ उम्र के सहायक ने तड़प तड़प कर वहीं सबके सामने दम तोड़ दिया। एक तगड़े स्वस्थ आदमी को मारने के लिए राजदत्त को केवल एक मुक्के की जरूरत पड़ी। मुकाबला देख रहे सभी बच्चे खुशी से झूम उठे, यहां तक कि कुछ दर्शक तो तालियां बजाने लगे। लेकिन इतने सारे शोर के बीच किसी ने नगर के मुट्ठी भर बच्चों पर ध्यान नहीं दिया, जो उदास नजर आ रहे थे। प्रधानमंत्री के सबसे बड़े बेटे के रूप में राजदत्त की अपनी प्रतिष्ठा थी। सभी जानते थे कि बचपन से ही वो तरह तरह की शक्तिशाली औषधियों से अपने शरीर को मजबूत बनाता आ रहा है। अब स्वाभाविक तरीके से तो ऐसी प्रकृति इतनी तेज नहीं हो सकती थी, इसलिए ऐसी शक्ति अर्जित करने का एकमात्र यही तरीका हो सकता है कि राजदत्त ने दूसरी स्वर्गीय आशीर्वाद की गोली खा ली है। भृगु ऋषि द्वारा दी गई दिव्य गोलियों में से एक तो देवदत्त पहले ही खा चुका था, इसलिए यही एकमात्र बची हुई गोली थी और अब उसे भी राजदत्त खाकर हजम कर चुका था। नील वायुपुत्र ने इस पर विचार करते हुए निराशा में अपना सिर हिलाया और उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान उभर आई। उसके चाचाओं ने बहुत सारे घृणित कार्य किए थे। सुंदरनगर में सैकड़ों वर्षों में किसी ने भी इन 2 जादुई गोलियों को खाने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन अब राज्य संभालने के कुछ समय बाद ही उसके चाचाओं ने दिव्य गोलियां आपस में बांट ली थी। जब नील ने पहली बार सुना था कि देवदत्त ने पहली गोली खा ली है तो उसके दिल में गुस्सा फूट पड़ा था, लेकिन अब नील को इस बात से ज्यादा परेशानी महसूस नहीं हुई कि राजदत्त ने आखिरी जादुई गोली भी खा ली है। नील को ऐसा नहीं लगा कि वो किसी तरह से नुकसान में है, क्योंकि उसने महसूस किया कि जादुई गोली का जो भी प्रभाव था, ठीक वही प्रभाव देवीय देह शोधन तकनीक का भी था, या शायद उसका प्रभाव गोलियों से भी बेहतर है। नील ने यह सुनिश्चित किया था कि वो अपने शरीर की शुद्धिकरण प्रक्रिया को जारी रख सके, जिसका नतीजा ये हुआ कि उसका शरीर अब पहले से भी बेहद ताकतवर था और अब वो जादुई गोलियां नील के लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। नील ये सोच रहा था कि तभी बालकांत की आवाज सुनाई दी। पहले डेथ मैच के विजेता राजकुमार राजदत्त हैं। एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ नील अपनी सोच से बाहर आया। इतने में राजदत्त ने अपना हाथ मजबूती से हवा में उठाया और मंच पर खड़े बालकांत की ओर देखकर भारी आवाज में कहा, मैं अभी भी अपने प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं हूं, इसलिए मैं एक और व्यक्ति को चुनौती देना चाहता हूं। बालकांत इस विचार पर गुप्त रूप से प्रसन्न था कि आखिरकार उसका बदला पूरा होने का समय आ गया है।
तो क्या होगा आगे? क्या अब राजदत्त नील को अपने डेथ मैच के लिए चुनने जा रहा है? क्या वो इस बार नील को मारने के मंसूबे में कामयाब हो पाएगा, या फिर नील की असली शक्ति सबके सामने प्रदर्शित हो जाएगी? मैं अभी भी अपने प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं हूं, इसलिए मैं एक और व्यक्ति को चुनौती देना चाहता हूं। बालकांत इस विचार पर गुप्त रूप से प्रसन्न था कि आखिरकार उसका बदला पूरा होने का समय आ गया है। अब राजदत्त नील को जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमार राजदत्त, यदि आप फिर से शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं तो आप एक और गुलाम को चुन सकते हैं। राजदत्त ने गुलामों की ओर देखा। उसने ज्यादा सोच विचार किए बिना ही दासों की ओर इशारा करना शुरू किया। जैसे ही राजदत्त किसी गुलाम की ओर इशारा करता, उस व्यक्ति का चेहरा पीला पड़ जाता। वो सभी राजदत्त की ताकत देख चुके थे। गुलामों को भी पता था कि अगर राजदत्त ने उन्हें चुन लिया तो उनके पास मौत से बचने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। राजदत्त की उंगलियां किसी मौत की तलवार की तरह थी। जो व्यक्ति उसके द्वारा चुना जाएगा, उसे नर्क के राजा के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अंत में राजदत्त की निगाहें नील पर जा टिकी। उसने अपनी उंगली वहीं रोक ली और हंसा। तुम बाहर आ जाओ। सभी ने देखा कि राजदत्त किसे इशारा कर रहा था, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि वो नील वायुपुत्र की ओर इशारा कर रहा है, तो सभी ने राहत भरी एक गहरी सांस ली। सभी जानते थे कि एक गुलाम के लिए डेथ मैच में केवल एक ही परिणाम हो सकता है, जीतने की नाकाम कोशिश करते हुए मर जाना। आज भी लोग नील को सुंदरनगर का हिस्सा मानते थे। पिछले 3 वर्षों के दौरान जब उसे एक गुलाम के रूप में निर्वासित कर दिया गया था, किसी भी बच्चे ने उसे वास्तव में कोई चोट नहीं पहुंचाई थी। हालांकि उन्होंने अन्य प्रशिक्षण सहायकों के प्रति इस प्रकार की दया नहीं दिखाई थी, लेकिन आज राजदत्त ने नील को चुना था। ये सबकी उम्मीद से परे था। कुछ लोगों ने जब महसूस किया कि नील शायद आज मारा जाएगा, तो उन्होंने अफसोस और निराशा में अपना सर झुका लिया। राजदत्त ने अभिमानी मुस्कान के साथ एक बार फिर कहा, ठीक है, फिर आ जाओ। नील ने संकोच नहीं किया और ना ही उसने कुछ कहा। वो बस गुलामों की भीड़ से बाहर चला आया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। जैसे ही वो राजदत्त के पास पहुंचा, नील ने अपने हाथों को सामने की तरफ रक्षात्मक मुद्रा में किया और कहा, राजकुमार राजदत्त, चलिए शुरू करते हैं। चचेरे भाई नील, आप इतना विनम्र क्यों हो रहे हैं? राजदत्त ने करुणा भरे भाव के साथ नील की ओर देखते हुए सवाल किया। चचेरा भाई? ये शब्द सुनकर वहां पर अगर कोई सबसे ज्यादा हैरान था तो वो थी राजकुमारी मणिकर्णिका। उन्होंने आश्चर्य से राजदत्त के सामने खड़े लड़के को देखा। उस लड़के ने भले ही एक साधारण गुलाम जैसे कपड़े पहने थे, लेकिन उसकी आभा से वो किसी राज परिवार का सदस्य मालूम हो रहा था। राजकुमारी ये सोचे बिना नहीं रह पाई कि आखिर इस गुलाम की वास्तविक पहचान क्या है। उन्होंने तुरंत ही वृकोदर की तरफ देखा और इशारों ही इशारों में कुछ आदेश दिया। जी राजकुमारी, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। ऐसा बोलकर वृकोदर तुरंत ही प्रशिक्षण स्थल से बाहर की ओर चले गए। उनके जाने के बाद राजकुमारी ने एक आह भरी और फिर से अपना ध्यान अखाड़े की तरफ लगाया। इधर अखाड़े में खड़ा नील भी हैरान था। उसने लंबे समय से किसी को उसे चचेरा भाई कहते नहीं सुना था। उसने याद किया कि जब राजदत्त छोटा था तो वो राजभवन के चारों ओर नील का पीछा करता था और उसे चचेरा भाई या बड़े भाई कहकर बुलाता था। अगर कभी कोई राजदत्त को परेशान करता तो वो किसी और के पास न जाकर सिर्फ नील की ही मदद लेता था। राजदत्त ने जब नील को चचेरा भाई कहकर पुकारा तो नील खुद को अपने बचपन के उस समय में वापस जाने से नहीं रोक सका, जो मीठी यादों से भरा था। वो कितना सुंदर समय था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जब वो बड़ा होगा तो सुंदरनगर में पारिवारिक झगड़े छिड़ जाएंगे और उसके पिता और उसके चाचा अलग हो जाएंगे। ये पिछले 3 साल वास्तव में उसके लिए बेहद दुखद थे। नील ने सिर हिलाया और फिर उसके चेहरे का भाव बदल गया। वो करुणा भरे स्वर में बोला, चचेरे भाई राजदत्त, चलो शुरू करें। राजदत्त के भाव भी बदल गए। एक कुटिल मुस्कान के साथ वो बोला, मैंने सुना था कि तुमने एक दास के रूप में अपनी पहचान को स्वीकार नहीं किया है। मुझे तो इस बात पर भरोसा ही नहीं हुआ, लेकिन अब जब तुम मुझे चचेरा भाई कहकर पुकार रहे हो तो ऐसा लगता है कि वो सारी अफवाहें सच हैं। बस यही जांचने के लिए मैंने तुम्हें चचेरा भाई कहकर पुकारा था। क्या तुम्हें वास्तव में लगता है कि तुम्हारे पास अब भी वही विशेषाधिकार है? मैं आज इसे समाप्त करने जा रहा हूं। तुम आज मेरे हाथों मारे जाओगे। राजदत्त ने नील का उपहास करते हुए कहा और अचानक एक आक्रामक भाव प्रकट किया। राजदत्त द्वारा खुद के लिए ऐसी अपमानजनक बातें सुनकर नील के दिल में गुस्से की लहर दौड़ गई। उसका चेहरा ठंडा और उदासीन हो गया। उसके हृदय में जो पारिवारिक स्नेह के भाव अभी अभी उठाए थे, वो सब अचानक ही समाप्त हो गए। राजदत्त ने अपने पूरे शरीर को नीली रोशनी से ढक लिया, मानो वो रोशनी एक सुरक्षा कवच का काम कर रही हो, और फिर अपनी सारी शक्ति को अपनी मुट्ठी में इकट्ठा करते हुए 2 कदम धीरे से आगे बढ़ाने के बाद वो नील पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ा। राजदत्त ने पूरी शक्ति के साथ नील की छाती पर प्रहार किया। वो हमला इतना मजबूत था कि नील का शरीर असंतुलित हो गया
वो खुद को स्थिर करने के लिए कुछ कदम पीछे चला गया। यह स्पष्ट था कि स्वर्गीय आशीर्वाद की गोली के प्रयोग के बाद राजदत्त ने अपना स्वाधिष्ठान चक्र जागृत कर लिया था। पिछले कुछ दिनों में नील अपनी साधना में प्रगति की तेजी से निराश हो गया था। उसका शरीर इतना मजबूत हो गया था कि जब शिष्य नील पर अपनी पूरी ताकत से हमला करते थे तब भी उसके शरीर से आवश्यक गर्म धारा की ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती थी। लेकिन अभी अभी राजदत्त ने उसे इतनी जोर से मारा कि नील के शरीर में फिर से गर्म धाराएं उत्पन्न होने लगी। नील के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने अपने शरीर से अधिक अशुद्धियों को निकालने के इस अवसर को भुनाने का फैसला किया। इधर जब नील गुप्त रूप से प्रसन्न हो रहा था तो राजदत्त एक बार फिर नील पर अपनी पूरी ताकत से हमला करने के लिए आगे बढ़ गया। वो नील को कोई राहत या संभलने का मौका नहीं देना चाहता था। उसने नील की छाती पर एक मुक्का मारा और उसके बाद एक और शक्तिशाली मुक्का उसके पेट पर दे मारा। इससे पहले कि नील कोई प्रतिक्रिया दे पाता, राजदत्त ने नील के शरीर पर एक के बाद एक विस्फोट और उसके बाद एक और शक्तिशाली मुक्का उसके पेट पर दे मारा। इससे पहले कि नील कोई प्रतिक्रिया दे पाता, राजदत्त ने नील के शरीर पर एक के बाद एक विस्फोटक हमले करना जारी रखा। राजदत्त ने नील की पीठ पर कोहनी से, उसकी कमर पर लातों से और फिर उसके सर पर लगातार हमलों की बारिश कर दी। उसने नील पर हर तरह के भयंकर हमले किए। वो नहीं जानता था कि वो भी धीरज की तरह नील वायुपुत्र के लिए किसी मेहनती लोहार की तरह काम कर रहा है। नील अपने शरीर की अशुद्धियों को बाहर निकलते हुए महसूस कर सकता था कि कैसे गर्म धाराएं थोड़ा थोड़ा करके उसकी हड्डियों को शुद्ध कर रही थी। शाबाश राजकुमार राजदत्त, आज इसे मार ही डालो। बालकांत अखाड़े के बाहर से जोश में चिल्लाया। वो बहुत उत्साहित दिख रहा था, जैसे कि वो खुद नील को पीट रहा हो। सुंदरनगर के कुछ शिष्य भी राजदत्त की जय जयकार कर रहे थे। हालांकि कई शिष्य अभी भी खड़े थे और चुपचाप नील के लिए प्रार्थना कर रहे थे। अधिकांश शिष्य सुंदरनगर के सामान्य परिवारों से आए थे। दिल ही दिल में वो उस समय को याद कर रहे थे जब नील के पिता सुंदरनगर का नेतृत्व किया करते थे, क्योंकि वो निष्पक्ष, न्यायवादी और करुणा से भरे हुए थे। उनके राज्य में सभी को अभ्यास करने का समान अवसर मिलता था। सभी की उपलब्धियां उनके जन्म के बजाय उनके प्रतिभा और काबिलियत पर निर्भर करती थी, भले ही वो सुंदरनगर के किसी भी परिवार से क्यों ना आया हो। ऊंच नीच, भेदभाव और किसी भी तरह का अत्याचार उनके राज में नहीं होता था। जब से नील के दोनों सौतेले चाचाओं ने छल करके सुंदरनगर की बागडोर संभाली है, उसके बाद से सब कुछ बदल गया है। इन दोनों ने कुछ खास लोगों को कई विशेषाधिकार दिए और बड़ी ही चालाकी से राज्य के सभी संसाधनों को खुद हड़प लिया, जबकि बाकी जनता को इसके लिए संघर्ष करना पड़ता था। नील वायुपुत्र उनका पूर्व युवराज सिंहासन का असली वारिस था और अब जब उसके चाचाओं ने उसे कैद कर लिया था तो उनकी सारी आशा नील के जीवित रहने पर ही निर्भर थी। सभी जानते थे कि अगर वो मर गया तो सुंदरनगर में मौजूद निष्पक्ष और न्यायप्रिय अधिकारी और मंत्रीगण हमेशा के लिए चुप हो जाएंगे। क्या ये किसी तरह की साजिश है? राजकुमारी मणिकर्णिका शुरू से ही इस मुकाबले पर खास ध्यान दे रही थी। ज्यादातर दर्शकों की प्रतिक्रिया देखकर उसे लगा कि वो शायद उस गुलाम लड़के नील को पसंद करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि नील सुंदरनगर के पुराने महाराज का बेटा हो, जिसे किसी साजिश के तहत जान से मारने की कोशिश की जा रही है? अपने इस अनुमान से राजकुमारी का हृदय कांप उठा, लेकिन फिर भी वो वृकोदर के वापस आकर इसकी पुष्टि करने का इंतजार कर रही थी। इस बीच राजदत्त ने नील पर हमला करना जारी रखा। वहीं राजदत्त के पिता यजुवेंद्र इस लड़ाई को देखकर भौचक्के रह गए। वो अपने बेटे को अच्छी तरह से जानते थे। स्वर्गीय आशीर्वाद वाली गोली खाने के बाद राजदत्त ने अपना स्वाधिष्ठान चक्र जागृत कर लिया था, जिससे उसकी ताकत बहुत बढ़ गई थी। उसके मुक्कों में कम से कम 500 किलो की ताकत मौजूद थी। यजुवेंद्र को विश्वास था कि उसका बेटा सुंदरनगर की युवा पीढ़ी का दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। देवदत्त ही एकमात्र युवा था जो राजदत्त को हरा सकता था। यजुवेंद्र ने राजदत्त को नील पर दर्जनों मुक्के मारते हुए देखा। उसके हमले भयंकर और मजबूत थे और पूरी शक्ति से मारे गए थे, जबकि नील, जो शुरू से ही सिर्फ मार खाए जा रहा था, वो अभी तक गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ था। नील अभी तक मरा क्यों नहीं? यजुवेंद्र खुद में ही बड़बड़ाया। वो ये देखकर हैरान था कि नील इतने भयंकर हमलों को झेलने के बाद भी बार बार खड़ा कैसे हो जा रहा था। क्या इसका यह मतलब था कि नील ने अपने शरीर को मजबूत बनाने की कोई विशेष तकनीक सीखी थी, या नील के पिता यानी उनके सौतेले भाई ने शरीर को मजबूत करने का कोई तरीका खोजा था, जिसे परिवार के बाकी लोगों से तो गुप्त रखा गया, लेकिन मरने से पहले उन्होंने वो नील को सिखा दिया। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि किस तरह नील को प्रशिक्षण स्थल पर 3 सालों तक अंधाधुंध पीटा गया था, लेकिन फिर भी वो अभी भी जीवित था। यह स्पष्ट था कि नील कुछ तो ऐसा जानता था जो दूसरों को नहीं पता था। जब यजुवेंद्र को लगा कि उसने नील का रहस्य खोज लिया है तो उसकी आंखें चमक उठी। इस समय अखाड़े में यह देखकर कि इतने खतरनाक हमलों के बावजूद वो नील को घायल नहीं कर पा रहा था, राजदत्त अधीर हो गया। जैसे जैसे उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था, उसके मुक्के लगातार और भी खतरनाक होते जा रहे थे और उसने नील के शरीर पर हर तरह के जानलेवा हमले करने की कोशिश की। नंदी सहस्त्र मुष्टिका। नील के शरीर से 6 विस्फोटों की आवाज सुनाई दी।
राजदत्त ने सोचा था कि नंदी सहस्त्र मुष्टिका की विनाशकारी शक्ति नील को हरा देगी, लेकिन उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि नील अभी भी उसके सामने खड़ा है, दृढ़ और अपराजित। इससे राजदत्त को बहुत बेचैनी महसूस हुई। ये लड़का बड़ा अजीब है, इसका शरीर इतने भयंकर हमलों का सामना कैसे कर सकता है? नील वायुपुत्र की तिरछी मुस्कान को देखकर राजदत्त और अधिक भड़क गया। वो स्वाधिष्ठान चक्र पर पहुंच गया था और वो नील से कहीं अधिक शक्तिशाली था। उसे तो आसानी से नील को सिर्फ एक ही मुक्के में गिरा देना चाहिए था, लेकिन फिर वो असफल क्यों हो रहा है? नील क्यों मुस्कुरा रहा है? क्या वो मेरी अक्षमता का मजाक उड़ा रहा है? इस तरह के विचारों ने राजदत्त की तिलमिलाहट को आक्रोश में बदल दिया। उसकी आंखें क्रोध से चमक उठी और उसने अपने सबसे ज्यादा शक्तिशाली हथियार का उपयोग करने का फैसला किया। राजदत्त ने अपनी जेब से एक डिबिया निकाली, जिसे देखकर राजकुमारी मणिकर्णिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो बोली, विद्युत वाहिनी फरसा। राजदत्त इतना क्रूर कैसे हो सकता है? क्या नील राजदत्त के अगले वार से बच पाएगा? क्या नील की सच्चाई आ जाएगी सबके सामने? क्या होगा जब राजकुमारी मणिकर्णिका जानेगी नील वायुपुत्र का सच? पूरी शक्ति लगाकर मारने पर भी नील वायुपुत्र को मानो कुछ भी नहीं हो रहा था। राजदत्त ने जितना अधिक इसके बारे में सोचा, उतना ही उसे एहसास हुआ कि नील से निपटने के लिए उसे अपने गुप्त हथियार का उपयोग करना ही पड़ेगा। राजदत्त ने अपनी जेब से एक छोटी सी डिबिया निकाली। उस पर चमकीले लाल रंग के कई प्रतीक बने हुए थे, जिन्हें सावधानी पूर्वक तराशा गया था। उसने डिब्बी के सामने वाले हिस्से को नील की तरफ किया और जल्दी से डिब्बी को खोल दिया और दहाड़ते हुए बोला, भाड़ में जाओ। जब राजदत्त ने वो छोटी डिब्बी निकाली तो नील चौंक गया। सुंदर नगर का पूर्व युवराज होने की वजह से वो जानता था कि डिब्बी के अंदर विद्युत वाहिनी फरसा है, जो राज परिवार के सबसे अच्छे हथियारों में से एक है। ये एक गुप्त अस्त्र है जिसे एक ताबीज के अंदर रखा जाता है। इसके अंदर शक्तिशाली बिजली की शक्ति मौजूद होती है, जो दुश्मन पर हमला करके उसे तुरंत मार सकती है। लेकिन इस शक्ति को सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है। यह निश्चित रूप से बहुत महंगा हथियार था, जिसे व्यक्तिगत रक्षा के लिए राज परिवार की युवा पीढ़ी को दिया जाता था। राजदत्त इतना क्रूर और शातिर है कि हताश होने पर वो मुझ पर इतनी आक्रामक और विनाशक शक्ति से हमला करना चाहता है। ये सोचकर नील को हैरत हुई। भले ही उसका शरीर काफी मजबूत था, लेकिन फिर भी वो विद्युत वाहिनी फरसे के हमले से बच नहीं पाएगा। नील अभी ये सोच ही रहा था कि तभी पूरे इलाके में गूंजती एक तीव्र गर्जना के साथ बिजली से बना एक फरसा उस डिब्बी से बाहर आता दिखाई दिया और सीधे नील की तरफ बढ़ चला। अपनी ओर आते हमले को देखकर नील बचने के लिए तुरंत नीचे की तरफ झुका और फिर जमीन पर लुढ़क गया। विद्युत वाहिनी फरसे से निकली बिजली एक कर्कश ध्वनि के साथ चमकी और नील के सिर को छूती हुई निकल गई, जिससे उसके बालों की कुछ लटें जलकर राख हो गई। तभी नील के पीछे अखाड़े के बाहर खड़े एक गुलाम की दर्दनाक चीख सुनाई पड़ी। विद्युत वाहिनी फरसा सीधा उसके शरीर से टकरा गया था, जिसकी वजह से देखते ही देखते उसके शरीर में भयंकर आग लग गई और वो गुलाम तुरंत राख में बदल गया। गुलाम की हालत देखकर सभी के होश उड़ गए। राजदत्त ने इस बार सारी हदें पार कर दी थी। उसका विद्युत वाहिनी फरसा अखाड़े में किसी को भी मार सकता था। जरा सोचिए क्या होता अगर इस हमले में एक गुलाम के बजाय किसी शिष्य या दर्शक की जान चली जाती। राजदत्त ने किसी भी नगरवासी के जीवन को कभी भी गंभीरता से नहीं लिया था। इस नजारे को देख रही राजकुमारी मणिकर्णिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो बोली, विद्युत वाहिनी फरसा? राजदत्त इतना क्रूर कैसे हो सकता है? नील वायुपुत्र जमीन से उठा। उसका चेहरा गुस्से की वजह से किसी ज्वालामुखी की तरह लाल दिख रहा था। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझे इतनी देर से मार रहे हो, लेकिन अब मैं तुम्हें और खेलने का मौका नहीं दूंगा। अब मेरी बारी है ना? नहीं। अखाड़े में अचानक हुए परिवर्तन को देखकर यजुवेंद्र वायुपुत्र चिल्लाया और ऊंचे मंच से नीचे कूद गया। उसने नील के शरीर की विशेषताओं का थोड़ा बहुत अंदाजा लगा लिया था। यह निश्चित रूप से एक साजिश थी, जिसकी वजह से नील इतने लंबे समय तक जीवित रहने में कामयाब रहा था। दुर्भाग्य से यजुवेंद्र के तेजी से बढ़ने के बावजूद उसे अखाड़े में जाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ी। यजुवेंद्र को वहां पहुंचने में लगने वाला समय नील के राजदत्त तक पहुंचने और उस पर हमला करने के लिए काफी था। नंदी सहस्त्र मुष्टिका। इससे पहले कि राजदत्त जो हुआ उससे उभर पाता, नील वायुपुत्र ने उसे एक जोरदार मुक्का मारा। वो मुक्का राजदत्त के पीठ के निचले हिस्से में जा लगा। तुरंत ही राजदत्त के शरीर में से 7 विस्फोटों की दबी हुई आवाजें सुनाई दी। उन दबी हुई आवाजों के बाद राजदत्त के शरीर के 7 हिस्सों से खून बहने लगा। इस हमले ने राजदत्त के कई महत्वपूर्ण अंगों को भारी नुकसान पहुंचाया था। इन चोटों से राजदत्त का जीवन तो खतरे में नहीं पड़ेगा, लेकिन वो जीवन में दोबारा कभी साधना नहीं कर पाएगा। बस एक मुक्का। सुंदरनगर का अहंकारी राजकुमार केवल एक ही बार में हार गया था। मैदान में सन्नाटा पसर गया। किसने सोचा होगा कि जिस गुलाम को सभी ने पिछले 3 वर्षों से बेरहम तरीके से पीटा था, उसके पास इतनी ज्यादा ताकत होगी। कुछ शिष्य जिन्होंने गुलाम के रूप में नील को काफी परेशान किया था,
उनकी पीठ पर ठंडे पसीने की बूंदें उभर आई। उन्होंने सोचा कि नील बेहद कमजोर है, इसलिए सभी शिष्यों ने उसे खूब पीटा और परेशान किया था। उन्हें इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि नील इतने समय से अपनी असली ताकत छुपा रहा था। दर्शकों और शिष्यों के बीच फुसफुसाहट होने लगी थी। उसने राजकुमार राजदत्त को केवल एक मुक्के में ढेर कर दिया। अगर वो मुझ पर हमला करता है तो मेरा क्या होगा? उनमें से कई शिष्यों के मन में ऐसे ही विचार चल रहे थे। इधर पूरे मुकाबले को ध्यान से देख रही राजकुमारी मणिकर्णिका भी हैरान थी। उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि नील अभी तक अपनी ताकत छुपा रहा था। अगर राजदत्त उस पर वो जानलेवा हमला नहीं करता तो शायद नील अभी तक चुपचाप मार खा रहा होता। साथ ही वो राजदत्त की क्रूरता देखकर भी हैरान थी। जहां मुकाबला शुरू होने से पहले तक वो उसे एक अच्छा इंसान समझ रही थी, वहीं अब वो उसकी नजरों में क्रूर और किसी की परवाह ना करने वाला निर्दयी इंसान बन गया था। वहीं अखाड़े में जमीन पर गिरे हुए राजदत्त के चेहरे के भाव भी अविश्वास में बदल गए थे। पहले उसने सोचा था कि नील किसी 3 साल के बच्चे की तरह है जो बस चुपचाप मार खा सकता है। राजदत्त ने मान लिया था कि उसे हराना बहुत ही आसान होगा। फिर वो इतना गलत कैसे हो सकता था? उसने दिव्य आशीर्वाद वाली गोली भी खाई थी, जिसकी वजह से उसकी साधना की गति नील की तुलना में कई गुना तेज थी। राजदत्त को अपने पैरों में कमजोरी महसूस हुई और वो चाहकर भी जमीन से उठ नहीं पा रहा था। यजुवेंद्र हड़बड़ाकर जल्दी से राजदत्त के पास गया और उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया। राजदत्त, मेरे बेटे, क्या तुम ठीक हो? मैंने इसे सिर्फ घायल किया है, ये मरेगा नहीं, नील वायुपुत्र ने धीमे स्वर में लेकिन आत्मविश्वास के साथ कहा। यजुवेंद्र ने सिर ऊपर उठाया। उसका कोमल और शिष्ट चेहरा अब क्रोध से लाल हो गया था। पहले उसने कुछ लोगों को बुलाकर राजदत्त को वैद्य के पास ले जाने का आदेश दिया और फिर नील की ओर इशारा किया और गुस्से में गरजते हुए बोला, तुमने मेरे बेटे को चोट क्यों पहुंचाई? तुम दुष्ट और धोखेबाज हो। ओह, तो अब एक धोखेबाज बताएगा कि दुष्टता क्या होती है। हर कोई जानता है कि डेथ मैच खतरनाक ही होता है। हमें तब तक लड़ना पड़ता है जब तक कि हम में से एक मर ना जाए। आपको तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैंने उसे केवल घायल किया है, नील ने गंभीरता से कहना जारी रखा। अब जब मैं राजदत्त वायुपुत्र के खिलाफ मुकाबला जीत चुका हूं, तो सुंदरनगर के नियमों के अनुसार मैं अब गुलाम नहीं हूं। मैं सुंदरनगर से बाहर जाने के लिए स्वतंत्र हूं। मैंने इतने सालों तक तुम्हें जीने दिया और तुम मुझसे इस तरह की बात कर रहे हो? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस हद तक आगे बढ़ जाओगे। कहते हुए यजुवेंद्र ने राजदत्त को खड़े होने में मदद की और फिर वो नील की ओर गुस्से भरी नजरों से देखकर बोला, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? इसके बारे में सोचना भी मत। ये सुनकर नील का चेहरा उतर गया। उसने कहा, यजुवेंद्र काका, सुंदरनगर के नियमों के अनुसार अगर कोई कैदी डेथ मैच में जीत जाता है तो वो स्वतंत्र हो जाता है। नियम? यजुवेंद्र के चेहरे पर गुस्से की जगह एक उपहास ने ले ली। उसने नील पर तंज कसते हुए कहा, केवल तुम्हारे निकम्मे पिता ही नियमों के बारे में बात करते थे। मैं तुम्हें बताता हूं कि अब यहाँ नियम कौन बनाता है। मैं सुंदरनगर राज्य के नियम बनाता हूं। अपने चाचा की फितरत को नील अच्छे से समझता था। वो जानता था कि पीठ पीछे वार करना, षड्यंत्र रचना, ऐसी चीजों में ये लोग माहिर थे। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके चाचा की हिम्मत इतनी बढ़ जाएगी कि वो सबके सामने इस तरह की नाइंसाफी करेंगे। नील वायुपुत्र का खून खौलने लगा। यजुवेंद्र ने नील के पिता के साथ जो किया था उसके लिए वो अपने सामने खड़े अपने सौतेले चाचा को मार देना चाहता था, लेकिन उसने खुद पर काबू रखकर सही समय का इंतजार करना बेहतर समझा, क्योंकि वो जानता था कि फिलहाल उसकी शक्ति अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए नील को सुंदरनगर को छोड़कर जाने की जरूरत थी और उसके लिए उसे मजबूत होने के लिए अभ्यास और पर्याप्त समय की जरूरत थी। नील ने शिष्य मूल्यांकन दिवस से उम्मीदें लगा रखी थी। उसने सोचा था कि वो डेथ मैच में जीत जाएगा और वो अपनी आजादी दोबारा हासिल कर लेगा। उसके दिमाग में यह कभी नहीं आया था कि यजुवेंद्र वायुपुत्र इस महत्वपूर्ण समय में उसे धोखा दे देंगे। उसने इतने लंबे समय तक अपने साथ हो रहे अन्याय को सहन किया था और अब अंततः जब वो फिर से आजाद होने वाला था, तब उसके चाचा के क्रूर शब्दों ने नील की सभी आशाओं को मिट्टी में मिलाकर रख दिया था। उसने पिछले 3 वर्षों में झेले सभी कष्टों के बारे में सोचा। मैं भी कितना भोला हूं। मुझे यकीन नहीं होता कि मैंने तुम जैसे नीच व्यक्ति से ये उम्मीद कैसे कर ली कि तुम नियमों का पालन करोगे। मैं तो ये भूल ही गया था कि तुमने तो अपने पिता समान बड़े भाई को ही मार डाला, उनके राज्य को भी छीन लिया और हमारे पुरखों की धरोहर को अवैध रूप से अपने बेटे और भतीजे में बांट दिया। तुम तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हो। तुम नीच हो चाचा यजुवेंद्र। याद रखना, एक दिन मैं अपने हाथों से तुम्हारा सिर काटकर अपने पिता की मौत का बदला लूंगा। क्या नील राजदत्त को घायल करने के बाद सुंदरनगर से जीवित बचकर निकल पाएगा या फिर यजुवेंद्र उसे फिर से कर लेगा कैद?